और एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स भी साथ साथ हो, बट अगेन आई टोल्ड यू ना, सीरियस नहीं होना, सिंसियर होना है। एंड सिंसियर तब होते हैं जब आप काम भी करते हैं और खुश भी रहते हैं, राइट? राइट, ओके रेनू जी, हीना जी, राइट, ओके। एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई समवन। फिर आप लिंकेजेस दोनों पेपर में होगी, बट अभी हम पेपर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? पेपर 1 में एंथ्रो के मैंने आपको कल ओरिएंटेशन में बताया था मेजर पार्ट्स जो हैं, एक है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट, दूसरा है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट, फिर आपका आता है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिर आता है आपका लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, और एक और पार्ट है जिसको हम कहते हैं अप्लाइड। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो इन सबसे एक तरीके से इंस्पायर्ड है क्योंकि उसकी एप्लीकेशन है, राइट? ओके, राइट, गुड इनफ सर, प्लीज यूज इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? 4 पार्ट्स हैं, फिजिकल, सोशो कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एंड अप्लाइड, ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंस इज, सी आई विल बी यूजिंग बोथ ऑफ देम, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो अब एक चीज मैं आपको ना, बिफोर वी बिगिन, एक ना डिस्क्लेमर आता है जब भी कोई आप कोई मूवी देखने वाले होते हैं, कुछ देखते हैं, उसमें डिस्क्लेमर एक वर्ड आता है, राइट? अब आप करीब सिर्फ दूसरे कल्चर को ना अपने कल्चर से कंपेयर, अपनी एक धारणा बना के नहीं जज करूंगा, राइट? कि आई विल नॉट से दैट कि मेरे एक प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं कि मेरा कल्चर ऐसा है और मैं उस पैरामीटर्स में दूसरे कल्चर को जज करूँ ना, वो नहीं करना है। कल्चर रिलेटिविज्म कहता है सब कल्चर जो है अपने यूनिक है, उनको एक न्यूट्रल वे में स्टडी करना चाहिए। मैं क्यों बताया ये, जब हम अभी मैरिज स्टडी करेंगे ना, आप ना ऐसी ऐसी मैरिजेस के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अरे ऐसा भी होता है, हंसी भी आएगी, और ऐसा भी हमको हंसना नहीं है, बट सिर्फ ये कि आपको अप्रिसिएट करने की यहाँ पर ऐसा कल्चर है, यहाँ पर वहाँ पर है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में कुछ टाइम से हुआ है कि पॉसिबल चीज़ें आई हैं, बट ये वेस्ट में बहुत पहले से था। आज से समझ लीजिए 20 साल पीछे चले जाते हैं, और इंडिया में कोई बोले ना लिव इन रिलेशनशिप का बात करे, बोलेगा ओहो व्हाट, क्या कैसी बातें कर रहे हैं लोग, राइट? आज वो रिलेटिवली एक्सेप्टेबल है, राइट? सो सोसाइटी एंड कल्चर चेंज होता रहता है। तो एक रिक्वेस्ट है, अपने दिमाग में एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बना के रखिए कि जैसा कल्चर है दूसरा का, हम उसको एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, राइट? ओके, एवरी कल्चर इज, हाँ सी, एवरी कल्चर इज, बिल्कुल गिरी जी, एवरी कल्चर की अपनी वैल्यू होती है और हर सबको रिस्पेक्ट करना है, राइट? तो ये था डिस्क्लेमर और ये था पार्ट्स। आज हम हैं सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे। अब मैं सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में हल्का सा आपको बता देता हूँ। ठीक, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जब हम स्टार्ट करेंगे, अब ना आप सबको मैंने एक होमवर्क बोला था कि सबके सामने सिलेबस अपने पास रखिएगा, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने पास ज़रूर रखिएगा। सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पेपर वन में पता है कहाँ से स्टार्ट होता है? जब हम लिखते हैं चैप्टर 2.1। जब हम चैप्टर 2.1 लिखते हैं, इसमें टॉपिक आता है नेचर ऑफ कल्चर, राइट? फिर आता है, ये मैं सोशो कल्चर का जो सिलेबस हमारे यूपीएससी में पेपर 1 में है वो आपके सामने डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है? सेकेंड आता है नेचर ऑफ सोसाइटी, ठीक है? फिर आता है टॉपिक मैरिज, फिर आता है आपका टॉपिक 2.4 फैमिली, फिर आता है आपका टॉपिक किनशिप, फिर आपका सब सी देखिए, ये एक मैं आप इस वजह से लिख रहा हूँ, कईयों ने बोला था सर आप लिखेंगे क्या बोर्ड में? सी आई एम राइटिंग बिकॉज ऑफ दैट। सो अब देखिए, इसमें 3 आएगा, 3 के बाद आपका आएगा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ आपका आएगा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक फिफ्थ टॉपिक है जिसको बोलेंगे रिलीजन, ठीक है? सिक्स्थ आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कल मैं आपको इतना सारा कहानियां सुनाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। सेवेंथ आता है कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। हमने याद है एक लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का वर्ड अभी लिखा था, तो उसमें ना मेजर पार्ट ना हम इसमें कवर कर देंगे। सो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एक पार्ट भी है आपके सोशो कल्चरल का। इसके बाद एक और आता है रिसर्च मेथड्स,
अब रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, जैसे ना क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं रिसर्च करने के लिए, लाइक आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं ना फील्ड में स्टडी करने के लिए, तो केस स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं लोगों से, ट्राइबल से, तो वो रिसर्च मेथड्स में आता है। एम आई ओके, हाँ ठीक है, एम आई ऑडिबल? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आई एस मुस्कान जी, ओके, सत्य जी, मीनू जी, वसुदेव कुंडमकम, बिल्कुल जी, बिल्कुल, आदित्य, गुड आफ्टरनून, राइट। ये है आपका सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा, कई सोच रहे होंगे कि ना मैं आपको ब्रीफ आउटलाइन, आपको रीजन भी दे रहा हूँ ताकि यू लॉजिकली अंडरस्टैंड दैट। हम चाहते ना तो इस टॉपिक को पहले स्टार्ट कर सकते थे, राइट, बट हम क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं इसका रीजन बता देता हूँ। जैसे ना यहाँ पे हम जनरली टॉपिक्स आता है व्हाट इज कल्चर, कल्चर के डायमेंशन बहुत सारे, जब हम थ्योरीज कर लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ना इसका पूरा मेजर पार्ट कवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल कल्चर की डेफिनेशंस क्या है, वो थ्योरीज में सारे थिंकर्स पढ़ रहे हैं ना, अभी पढ़ोगे फिर दोबारा इसको पढ़ोगे फिर अपने नोट्स रिवैम्प करोगे तो सेंस नहीं बनेगा, डबल वर्क होगा, रिडंडेंसी होगी। इस वजह से हम इस पार्ट को तब पढ़ेंगे जब हम थ्योरीज पढ़ लेंगे, इमीडिएटली थ्योरीज पढ़ने के बाद हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। सी तभी मैंने बोला था ओनली प्रॉब्लम विद एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस ये है कि ना थोड़ा ऊपर नीचे है, तो उसको ना एक प्रॉपर वे में लेके जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है मैरिज, ठीक है। तो हम धीरे धीरे चलेंगे, मैरिज करेंगे, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजन, फिर आएंगे हम एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में, कल्चर करके फिर हम ये कर लेंगे और लास्ट में हम 8 यूनिट कर लेंगे, ताकि फिर ये पूरा आपका सोशो कल्चर होगा। अगेन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल, समझ आ रहा है सबको अभी तक? प्लीज यूज पीपीटी फॉर मंडेन स्क्रिबलिंग्स। या रविशंकर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, जस्ट फॉर द रीजन कि आई जस्ट वांटेड टू सी आई यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो यूं चलेंगे, दिस इज द वे। आगे आपकी जितना होगा पीपीटी आएंगी, जस्ट टू मेंटेन अ कॉन्टैक्ट, आई वाज डूइंग दैट, राइट। तो मैरिज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब सो स्टूडेंट्स, ये था ब्रीफ आउटलाइन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ मैरिज क्या है। अब आपको ना एक आधा चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, इसका मैरिज के अंडर सिलेबस क्या आता है वो भी बता। देखो हमने टॉपिक्स बता, अभी मैरिज है, फैमिली है, तो अब मैरिज के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं सिलेबस में। अब इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से देखिए, हमेशा याद रखिए, अगर सिलेबस आपके सामने होगा ना तो आपको समझ आने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कितना पढ़ना है ये पता लग जाएगा, ठीक है। मैरिज में हम क्या करने वाले हैं, देखिए, डेफिनेशन कि मैरिज क्या होती है, यूनिवर्सैलिटी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, राइट। देन लॉज ऑफ मैरिज, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी, इंसेस्ट टैबू। मैरिज के टाइप्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे टाइप्स होती है, मोनोगमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, ग्रुप मैरिज, इनके बारे में। फंक्शंस, मैरिज के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। मैरिज रेगुलेशंस, कि क्या क्या रेगुलेशन, क्या क्या हमें प्रिस्क्राइब करा गया है कि कौन सी मैरिज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, क्या एस्पेक्ट्स उसके डायमेंशंस है वो। नेक्स्ट इज मैरिज पेमेंट्स। पेमेंट्स में जैसे हम कई बार होते हैं ना कि डाउरी का सिस्टम होता है, ब्राइड प्राइस, ये सब ये इसमें कवर होगा। आज बेसिकली क्योंकि हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं, हम ना डेफिनेशन एंड यूनिवर्सैलिटी करेंगे, एक लॉज ऑफ मैरिज में हम ट्राई करेंगे एंडोगैमी, एक्सोगैमी और इंसेस्ट टैबू, इसको करेंगे ताकि आपका थोड़ा बेस फॉर्म हो। ओके, शुड आई, खान सर, शुड आई कीप एन आई ऑन ईपीजी, इग्नू एंड ऑल। सी खान जी, आप एक चीज़ याद रखिएगा, अभी ना फिलहाल आराम से लेक्चर सुनिए। जब आप लेक्चर को ध्यान से, अगर आपने 10 चीज़ खोलेंगे ना तो आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। अभी लेक्चर सुनिए, आपको क्या समझ आ रहा है उसको समझिए। हो सकता है कुछ समझ ना आए, कुछ ना हो, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, उसके बाद आप रेफर करिएगा। एक साथ 10 सोर्सेज लेंगे ना तो प्रॉब्लम होगा। अभी राइट नाउ यू लिसनिंग टू माई लेक्चर, जस्ट आराम से सिट अप राइट एंड लिसन टू द लेक्चर, ठीक है, राइट। ओके, सो अभी जो ये वाला पार्ट है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट टॉपिक मैरिज के अंडर क्या है, वो है डेफिनेशन एंड यूनिवर्सैलिटी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल एक प्रॉमिस करा था कि मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको स्ट्रक्चर कैसे करना होता है, राइट। एम आई ऑडिबल? ओके, जॉय पेन कॉपी लेके बैठे हैं? बैठूं सर? सी जॉय, इट्स अप टू यू। वैसे तो सारा आपको जो भी मैं क्लास में बता रहा हूँ ना, इसको
एक टीम होगी मेरी, वो पूरा नोट करके मेरी पूरी ऑडियो वीडियो सुनकर उसको पेन डाउन करेगी और आपको भेजेगी भी। आप लिखना चाहे आपकी मर्जी, आप किसी का याद करने का तरीका ऐसे होता है तो देयर इज नो इशू, बट मेन फोकस इज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, राइट? ओके सर, यूज इंग्लिश ऑल्सो अलॉन्ग विद हिंदी। ओके प्रतिष्ठा, आई विल बी यूजिंग इंग्लिश ऑल्सो। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन एंड यूनिवर्सैलिटी। सो इसका मतलब क्या है, आपको प्लीज़ एक चीज़ समझ लीजिए, दो चीज़ें हैं। डेफिनेशन एंड यूनिवर्सलिटी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? जनरली व्हाट हैपेंस इज दे विल आस्क यू व्हाट इज मैरिज, ठीक है? अब जब सिर्फ मैरिज आएगा ना, तो आपको खुद करना क्या होता है कि मैरिज के बारे में डिफाइन करेंगे, उसके बहुत सारे डायमेंशंस लिखेंगे जो अभी सिलेबस में हमने पढ़ा ना, ये सारी चीज़ें। जैसे हमेशा याद रखिएगा, इफ़ यू वांट टू आंसर इन ई क्वेश्चन ना, अगर वो लूज एंडेड क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन मैरिज, तो जो सिलेबस में मेंशन होता है ना, अगर वो चीज़ें आपको याद होंगी तो उसको एक्सप्लेन करेंगे तो यू कैन गेट बेटर मार्क्स, ठीक है? अब उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि व्हाट इज मैरिज, मैरिज को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है? और उसी के डेफिनेशन के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सैलिटी। अभी जब मैं डिफाइन करूंगा ना मैरिज को, बहुत सारे थिंकर्स का नाम लूंगा और उनकी डेफिनेशन लिखी होगी, राइट? सो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि उन थिंकर्स को आप सोचेंगे कि कैसे याद करना, क्या करना। स्टूडेंट्स रिमेंबर, विद टाइम आप धीरे धीरे करके उसको याद करेंगे। आपको एग्जैक्टली याद नहीं करना होता, थिंकर का नाम, उसका बुक और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डेफिनेशन में तो वो याद करने होते हैं, वो बार बार रिवाइज करने से आ जाता है, ठीक है? अब दोनों टर्म्स को साथ क्यों लिया गया, मैं ये भी बताता हूँ। यूनिवर्सैलिटी का मतलब ये होता है कि कोई मैरिज की डेफिनेशन दे रखी है, समझ लीजिए एक थिंकर ने बोला है कि एक मैरिज जो है वो एक मैन एंड विमेन के बीच में एक बॉन्ड है जो लीगल बॉन्ड है, ठीक है? बट आप देखिए, ये मैरिज हमने सुन लिया डेफिनेशन, क्या ये हर जगह ये डेफिनेशन लागू होगी? नॉट नेसेसरी। अब अमेरिका में तो गे और लेस्बियन मैरिजेस भी अलाउड है, तो वो मैन और वुमेन थिंकर ने बोला है तो सही नहीं हुआ ना? तो क्या करेंगे यूनिवर्सैलिटी में? मैं पूरा आंसर भी इस टॉपिक के बाद आपको लिख के दिखाऊंगा, यू नो नीड टू वरी। हमें यूनिवर्सैलिटी में ये करना होता है कि जो डेफिनेशंस अलग अलग थिंकर्स ने दी है, क्या वो एप्लीकेबल हर जगह है? एक क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है, क्या वो हर जगह एप्लीकेबल है या नहीं है? ये भी आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, क्या डेफिनेशन ऑफ मैरिज हर जगह एप्लीकेबल है या नहीं है? ये भी आ सकता है, राइट? तो अब याद रखिएगा, अब हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे और हर डेफिनेशन के नीचे मैं एक एक्सेप्शन दूंगा। ठीक, जब सिर्फ मैरिज पूछा जाए ना तो आपको एक्सेप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम जब यूनिवर्सैलिटी का आंसर लिखते हैं ना, तब हमको ना वो एक्सेप्शन देना पड़ता है। और फिर सी जस्ट बी पेशेंट, जब मैं डेफिनेशन कंप्लीट कर लूँ, जब मैं आपको आंसर लिखाऊंगा ना, इसको आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि मेरा मतलब क्या है, राइट? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट द डेफिनेशंस ऑफ मैरिज आर, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर आप पेन पेपर है तो भी अच्छी बात है, ठीक है? ओके सो अब हम क्या करते हैं, पहला थिंकर है जॉर्ज पीटर मर्डॉक। अगर आपके पास पेन पेपर है तो लिख सकते हैं इस वर्ड को, जस्ट कि आपको याद भी रहेगा, आपको सारे नोट्स मिलेंगे, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है? सो जॉर्ज पीटर मर्डॉक क्या कहता है अपनी किताब में सोशल स्ट्रक्चर, व्हाट ही सेज इन हिज बुक सोशल स्ट्रक्चर 1949, दैट मैरिज इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन that involves residential cohabitation. Don't worry, I'll explain you in English also. आपको अच्छे से इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, right? And economic cooperation that leads to a formation of a nuclear family. Murdoch says marriage is a universal institution, involves residential cohabitation, economic cooperation और nuclear family. अब इस मीनिंग को, डेफिनेशन को समझिए। मर्डॉक जो बंदा है, उन्होंने, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन उस बेसिस में दी होगी जहां वो रहते हैं, जिस कल्चर में वो रहते हैं। उन्होंने बोला मैरिज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूनिवर्सली हर जगह एप्लीकेबल है, मतलब दुनिया में कहीं भी जाओगे मैरिज का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। देन इट इन्वॉल्व रेसिडेंशियल कोहैबिटेशन, इसका मतलब है कि जिनकी शादी हो रही है वो लोग साथ में रहते हैं, रेसिडेंशियल कोहैबिटेशन, राइट? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि जो दो लोग रह रहे हैं वो इकोनॉमिकली भी कोऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे तो भी, तो एक मनी ट्रांजैक्शन दोनों में होता है ना, डिपेंडेंसी होती है, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। दैट लीड्स टू अ न्यूक्लियर फैमिली। अब याद रखेंगे न्यूक्लियर फैमिली क्यों बोला गया है। आप लोगों को समझ आ रहा है? अगर आपको समझ आ रहा है ना, प्लीज एक हैंड्स अप करिए या येस सर बोलिए, ताकि आई कैन कंटिन्यू विद द लेक्चर, राइट?
Appu Naik, please take class from 2. What does that mean? Okay, am I audible? And am I समझ आ रहा है सबको? Please students, I want a response. Okay, right, Amandeep, nice. So अब देखिए इन्होंने न्यूक्लियर फैमिली क्यों लिखा है. न्यूक्लियर फैमिली इसलिए लिखा है, इसके दो रीजंस हैं. एक होता है अगर ये वेस्टर्न सोसाइटी में जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ मेजरली जॉइंट फैमिली नहीं होती, वहाँ न्यूक्लियर फैमिली होती हैं, तो उनकी मैरिज का जो कॉन्सेप्ट भी होगा ना तो वो न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर बेस होता है. एक रीज़न. दूसरा इंटरप्रिटेशन ये होता है कि बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिली मिल जाती है ना तो वो भी एक जॉइंट फैमिली बनाती है, तो इट कैन बी टेकन दैट वे ऑल्सो. अब आपने सबने डेफिनेशन पढ़ी और सुनी, ठीक है. आपको याद करने के लिए क्या याद रखिएगा, ये कीवर्ड्स हैं, वो यूनिवर्स जब आप याद करेंगे ना इनको अपने नोट्स बनाने के लिए याद रखिए. कैसे याद करना, ये देखो, जीपी मर्डॉक है, सोशल स्ट्रक्चर है 1949 में, ऐसे बना सकते हैं नोट्स, ठीक है. कीवर्ड्स क्या याद रखना है, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, सेकेंड रेसिडेंशियल कोहैबिटेशन, देन इकोनॉमिक कोऑपरेशन और न्यूक्लियर फैमिली. अब देखिए आपने ये हल्की सी छोटी सी डब्बे में इसकी पूरी डेफिनेशन को याद कर लिया. ही इज एन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एब्सोल्युटली आरिफ. वेस्ट का मतलब ही अमेरिका भी होता है और ब्रिटेन भी वेस्ट कैटेगरी में ही आता है. तो इस छोटी सी कैटेगरी में आपने पूरी डेफिनेशन इसको याद कर ली, राइट. ये आपके बेनिफिट के लिए है कि आप कैसे इनको याद कर सकते हैं, ठीक है. गुड इनफ. व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली? सी, न्यूक्लियर फैमिली की बेसिक डेफिनेशन होती है, एक सिंबल बता रहा हूँ, दिस सिंबल ट्राइंगल डिनोट्स अ मैन एंड दिस सिंबल डिनोट्स अ फीमेल. ये सिंबल मैरिज डिनोट करता है. एक हस्बैंड वाइफ है जिनके 2 बच्चे हैं और उनके साथ रह रहे हैं, इसको बेसिक न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, ठीक है. और अब आप समझ लीजिए ऐसी तरीके से मैं 2-3 न्यूक्लियर फैमिली ले लूँ और उनको जोड़ दूँ तो एक तरीके से जॉइंट फैमिली, यानी कि जॉइंट फैमिली एक एज अ कॉम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस न्यूक्लियर फैमिलीज ऑल्सो, ठीक है. सी न्यूक्लियर फैमिली एक बेसिक यूनिट है, उस यूनिट को कंबाइन करके व्हाट इज रेसिडेंशियल कोहैबिटेशन. रेसिडेंशियल कोहैबिटेशन का मतलब होता है रेसिडेंट क्या है, रेसिडेंट कोहैबिट करना, साथ रहना, रेसिडेंट एक जगह पे रहना, राइट. तो आप जब साथ हस्बैंड वाइफ जब शादी हुई है साथ रह रहे हैं तो रेसिडेंशियल कोहैबिटेशन हो रहा है, राइट, साथ रिसाइड कर रहे हैं. वेरी नाइट महावीर. अब मर्डॉक ने ये डेफिनेशन दी, आप इस डेफिनेशन को समझिए और याद करने की कोशिश करिए. कीवर्ड्स मैंने बता दिए. अब मैंने नीचे लिखा है एक्सेप्शन. ये क्यों एक्सेप्शन लिखा है कि ये डेफिनेशन हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, और ये एक्सेप्शन दिया कि ये एग्जाम्पल है इसको प्रूव गलत करने के लिए. जब हम यूनिवर्सैलिटी का कॉन्सेप्ट करेंगे ना तब ये एक्सेप्शंस काम में आएंगे, ठीक है. ओके, तो अब नायर कम्युनिटी क्या है ये देखो. साथ साथ किसी ने बोला ना सर केस स्टडीज एग्जाम्पल्स मुझे दीजिए, तो ये वन ऑफ द केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स ही हैं साथ में. इसका एक्चुअली वायलेशन है कि नायर कम्युनिटी इस कॉन्सेप्ट को फुलफिल नहीं करता है. नायर कम्युनिटी क्या है, ये केरला में है. ये नायर कम्युनिटी में कॉन्सेप्ट था विजिटिंग हस्बैंड्स का. अब अच्छी तरह समझिए इसको आप. ओके, नायर ऑफ केरला, यस एब्सोल्युटली. तो अब क्या चीज़ है, अब सुनिए क्या करना है. विजिटिंग हस्बैंड्स का कॉन्सेप्ट है. अब प्लीज़ अगेन मैंने बोला था कल्चरल रिलेटिविज्म, दूसरे के कल्चर या किसी चीज़ को हम गलत तरीके से नहीं लेंगे. अब ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ब्रिटिश टाइम तक करता था. इसमें क्या होता था, नायर कम्युनिटी की जो विमेन होती थी वो जब केरला में रहते थे तो जो हायर कास्ट जो लोग थे, लाइक कुछ ब्राह्मण कम्युनिटीज़, नामबुद्री ब्राह्मण्स थे और भी कास्ट थे, दे यूज टू विजिट दीज कम्युनिटी जो नायर विमेन थी. दे यूज टू मेट विद देम. बच्चे पैदा होते थे, बट जो हस्बैंड्स आते थे, हस्बैंड कहने के लिए हस्बैंड है नहीं, दे यूज टू मेट विद देम एंड दे यूज टू गो. अब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी लेडीज़, उनके बच्चे भी होते थे, तो उनका कम्युनिटी चलती रहती थी. जो मेन जो उनको मेट करने आते थे उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी. तो अब एक चीज़ याद रखिए, अगर मैंने जब ये बोला कि आते थे मेट करते थे एंड यूज्ड टू गो, तो उसमें रेसिडेंशियल कोहैबिटेशन तो नहीं हो रहा ना, और नॉट नेसेसरी इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी नहीं हो रहा, और न्यूक्लियर फैमिली तो होगी नहीं क्योंकि दे जस्ट केम मेटेड एंड वेंट अवे, राइट. अब ये समझिए क्योंकि ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है इस वजह से नायर कम्युनिटी एक एक्सेप्शन हो गया. आपको एक और चीज़ बोलता हूँ, सिर्फ नायर कम्युनिटी एग्जाम्पल नहीं है इसका. आप जब डेफिनेशंस पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, आपका जो मन करे आप एक्सेप्शन दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो एक्सेप्शन इस डेफिनेशन को वॉयलेट करे. अभी धीरे धीरे करके इनको समझते रहिए. जब हम आगे एक आंसर लिखूंगा मैं इनका आपको मदद करने के लिए, आपको क्लियरली समझ आएगा. फर्स्ट डेफिनेशन इज जीपी मर्डॉक,
आई एम एक्सप्लेनिंग वंस इन इंग्लिश and understand this. In social structure 1949, marriage is defined as a universal institution which involves residential cohabitation, economic cooperation, and that leads to a nuclear family. That means सोशल स्ट्रक्चर 1949 में मर्डॉक कहते हैं कि एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट है जो हर जगह एग्जिस्ट करता है दुनिया में अलग अलग फॉर्म में, पर ये इन्वॉल्व करता है रेसिडेंशियल कोऑपरेशन की, जो मैरिज इनकी हुई है वो साथ रहेंगे, इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, और वो एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जाएगा, राइट? तो ये सर मैरिज कैसी हुई? यस, सी मैरिज नहीं है, एक तरीके का सी बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, तो वो उस कॉन्सेप्ट को वायलेट कर रहा है, इस वजह से हम कहते हैं ये एक्सेप्शन है कि सी आप याद रखिए मैरिज का एक और चीज़ बताता हूँ, एक यूपी आपको अतुल एक एग्जाम्पल देता हूँ। यूपीएससी ने 3 साल पहले क्वेश्चन पूछा कि लिव इन रिलेशनशिप मैरिज है या नहीं है, ठीक है अतुल आपके लिए आंसर है ये। अब कई स्टेट्स कई कंट्रीज में होता है कि अगर कुछ आप सर्च भी जब करेंगे ना, कुछ कंट्रीज में बोला कि कुछ पार्टनर्स अगर शादी नहीं करी है, दे स्टे टुगेदर फॉर सम गुड अमाउंट ऑफ ईयर्स ना, तो उसको सारी मैरिज की उनका एक बॉन्ड की तरह से उनको कंसिडर करा जाता है लीगली। तो मैरिज तभी मैंने आपको बोला ना मैरिज सर कैसे हुई, मैरिज नहीं है, बट वो एक तरीके से सारा सिस्टम एक तरीके से इंस्टीट्यूशन ऐसा बन गया कि उसका वॉयलेशन है। तो तभी हम कहते हैं नायर कम्युनिटी क्योंकि आधी चीज़ें उस पर इन्वॉल्व हो रही हैं कि बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही है। तो दैट इज वाई एक एग्जाम्पल है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का आप स्ट्रिक्ट टर्म्स में मत लीजिए। सी किसी आप मैंने बोला हम मैरिज को उन टर्म्स में ले रहे हैं जो हम कल्चर अपने आसपास देखते हैं, ये एक रिलेटिव टर्म है अलग अलग कम्युनिटी में, ठीक है ओके। सो ये रहा मर्डॉक का, ये रहा उसका एक्सेप्शन। अपने कॉपी में अगर लिख रहे होंगे तो सिंपली मर्डॉक लिखिए, टीम लिखिए और एक्सेप्शन लिख दीजिए, ठीक है। और मोर मेन to one or more women, which is recognized by customs and law, involves certain rights and duties, both in case of parties entering the union and in case of the children born out of it. ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। वेस्टर्न माँ कहते हैं कि मैरिज जो है ना उसमें एक से ज्यादा आदमी एक से ज्यादा औरत से शादी करे, यानी कि ये ना एक तरीके से हम कॉन्सेप्ट ना पॉलीगैमी का भी बोलते हैं, जो कि एक से ज्यादा औरत से शादी हो रही है, एक से ज्यादा आदमी से शादी हो रही है, तो वो भी कंसिडर कर रहा है इसमें, ठीक है। वन और मोर मैन टू वन और मोर वुमेन, जो कि कस्टम्स एंड लॉ रिकग्नाइज करता है। सी अगेन कस्टम एंड लॉ रिकग्नाइज कैसे करता है? फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल ईरान में होमोसेक्सुअलिटी बैन है, बट यूएस के कुछ स्टेट्स में अलाउड है, यानी कि मैरिज उस हिसाब से भी वेरी करेगा, राइट। तो कस्टम्स एंड लॉ उसको प्रॉपर्ली अलाउ करे। सर्टन राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी कि जब वो उस बॉन्ड में आ रहे हैं उनको सर्टन राइट्स एंड ड्यूटीज मिले। राइट्स एंड ड्यूटीज का मतलब हो सकता है कि फॉर एग्जांपल बर्थ राइट्स, राइट टू लाइफ, ये सारी राइट्स मिले। इन केस ऑफ पार्टीज एंटरिंग द यूनियन, यानी कि जो दो पार्टीज यानी कि जो मेल एंड फीमेल उनकी फैमिली जो यूनियन में एंटर कर रही हैं, और उनके चिल्ड्रन, यानी कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, जो दोनों लोग शादी कर रहे हैं या मैरिज में आ रहे हैं एक तरीके से, उनको राइट्स एंड ड्यूटीज मिले, और साथ साथ उनके जो बच्चे उनसे पैदा होंगे उनको भी राइट्स एंड ड्यूटीज मिले, ठीक है। सर 1.1 टू 1.8 बाद में करेंगे, हाँ जी सर, इस वजह से पेपर 1 में, क्योंकि वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हम कवर कर रहे होंगे तब उसको करेंगे, अभी हम कर रहे हैं सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है आदिल जी ओके। अब ये रहा एक डेफिनेशन विच आई एक्सप्लेन यू। अब मैं जो आपको इसका एग्जाम्पल देने वाला हूँ उसमें ये देखिएगा कि इसमें ये है कि मैन 1 और 2 हो सकता है, बट वो शादी कर रहे हैं विमेन से, यानी कि वो कह रहे हैं कि शादी जो है वो मैन की विमेन से ही हो रही है, बट इस होमोसेक्सुअलिटी जो होती है यानी कि मैन एंड विमेन की शादी होती है, वो तो इस डेफिनेशन ने कवर करी नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहता ना तो आपको सिंपली यहाँ लिख देता एक्सेप्शन है गे मैरिजेस एंड लेस्बियन मैरिजेस, ठीक है। बट मैंने ना एक केस स्टडी उठाई है अजांडे ऑफ सुदान की, ये एक ट्राइब है, कम्युनिटी हैगी जो इस होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस भी करती है एक फॉर्म में, और कुछ उनमें से, और उसका एक बड़ी अच्छी केस स्टडी जो आपको समझ आने में अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं ऑडिबल समझ आ रहा है आपको? डज इट मीन दैट थ्योरी वाज प्रेजेंट एनवी एज रिलीजन कल्चर आर इंटररिलेटेड? सी कल्चर के अंडर ही रिलीजन आता है, कल्चर एक बहुत बड़ा पार्ट है, एज कल्चर एंड रिलीजन आर interrelated, so does it mean that the theory was present in the see your wording of the question is not correct, please frame it nicely then I'll answer it. See याद रखना कल्चर हमेशा से पहले से था, और कल्चर धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है। कल्चर पहले से अलग अलग फॉर्म्स में था, रिलीजन धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है। फॉर एग्जांपल हम जब ट्राइबल्स में जाते हैं उसमें एनिमिज्म, एनिमेटिज्म, फेटिशिज्म, टैबू आता है, फिर धीरे धीरे और फॉर्मलाइज होता है तो रिलीजन फॉर्म होता है। तो रिलीजन की फॉर्मेशन की थ्योरीज बहुत सारी हैं और वो सारा कल्चर का पार्ट है। तो कल्चर एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, रिलीजन उसका एक छोटा पार्ट है, ठीक है ओके। अब अजांडे की केस स्टडी बहुत अच्छी तरह सुनिएगा, हंसिएगा मत, अगेन यू हैव टू बी कल्चरल रिलेटिविस्ट, राइट। सुनिए, समझ लीजिए अजांडे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। उसमें से एक मेल है, ट्राइंगल मैंने बताया था आपको, मेल को सब करता है, और जो सर्कल है वो फीमेल को डिनोट करता है, ठीक है। अब समझ लीजिए ये बंदा है, बहुत सारे बंदे और भी हैं, ये बंदा बहुत अमीर है, ठीक है। ये एक्चुअल में हुआ है, इस वजह से केस स्टडी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपको ताकि आपको अच्छा लगे, बोरिंग ना लगे। इन्होंने समझ लीजिए एक शादी करी है, ठीक है। अब ये बहुत वेल्दी हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है, एक कॉन्सेप्ट होता है ब्राइड प्राइस, जैसे हम डाउरी होता है ना, डाउरी में क्या होता है कि लड़की वाले जो है विमेन, और जो ब्राइड जो है वो दे रही होती है ग्रूम को पैसे, या उनकी फैमिली दे रही होती है। ब्राइड प्राइस होता है कि लड़के वाले जो है वो लड़की वाले को पैसे देते हैं कि हम आपकी बेटी से शादी कर रहे हैं। नाउ ही इज रिच, समझ लीजिए अजांडे का, तो इसने और शादियां कर ली, ठीक है। लेट अस से इन्होंने
4 क्या 5 शादियां कर ली, ठीक है। अब एक तरीके से क्या होगा, इसको हम कह सकते हैं कि इन बंदों ने इतनी सारी शादी कर ली। अब क्या हुआ, समझ लीजिए अब बाकी जो मेल थे, ऐसे ही समझ लीजिए जो वेल्दी वेल्दी लोग थे उन्होंने बहुत सारी शादी कर ली। अब ओके प्रशिस्ता प्लीज एक्सप्लेन दिस वेस्टर्न मार्क इन इंग्लिश लैंग्वेज सर। Okay, Prashita, what I'll do is I'll just explain you the example. Just listen to the example, then I'll explain the definition again. Is it fine, Pratishtha? Okay. Arif, what you are saying is polytheism to monotheism ना, वो जब रिलीजन हम करेंगे ना, उसमें पूरा सिस्टम है और कैसे चेंज हुआ है, कैसे रिलीजन इवॉल्व हुआ है, वो आप बोलो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। समझ लीजिए इन्होंने 5 शादी कर ली, अब बाकी जो मेन थे उनके लिए विमेन कम पड़ गई, ठीक है। समझ लीजिए ये और बहुत सारे मेन है, ठीक है। अब विमेन समझ लीजिए 5-6 मेन है और सिर्फ एक विमेन और एक्स्ट्रा रह गई है, तो होता क्या आप समझ लीजिए, ये जो मैन है ना, ये मैन से ही शादी कर लेता है, क्योंकि इनके पास ये वो लोग हैं जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि ब्राइड प्राइस दे सकें, तो ब्राइड प्राइस कम है तो ये लड़के से ही शादी कर लेते हैं अपनी वाइफ बना के, ठीक है। समझ आया? अब हंसी तो नहीं आ रही है, प्लीज हंसीगा मत, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है अजांडे में, आई एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश वंस। द थिंग इज द रिच वन जो है, जो रिच है, ही हैज मैरिड मेनी वुमेन। नाउ बिकॉज द अदर पुअर पीपल और मेन देयर आर देयर, दे उनके पास जो था, उनके पास उतना पैसा नहीं था ब्राइड प्राइस देने के लिए, तो व्हाट दे डू इज वो शादी कर लेते हैं मैन के साथ ही, राइट, और उनको अपनी वाइफ बना के रखते हैं। सो बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, सो दिस इज द थिंग। सो एक तरीके से आपने देखा होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस हो रही है कहाँ पे, वहाँ अजांडे सुदान में। हम लोग यहाँ पे जब आजकल सुनते हैं ना कि सर या कि होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात हो रही है, उनकी राइट्स के बारे में बात हो रही है, सी याद रखना दिस थिंग्स और होमोसेक्सुअलिटी आज नहीं थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चल रही है, अलग अलग फॉर्म में, ट्राइब्स में, इन सब में। वो आजकल क्योंकि अवेयरनेस की वजह से चीज़ें सामने ज़्यादा आ रही है मेन स्ट्रीम में, दिस हैव बीन एग्जिस्ट बहुत सिंस सेंचुरीज, राइट। सो ओके मिश्रा जी इज लाफिंग, ओके वी हैव आल्सो सीन इन न्यूज़, एब्सोल्युटली न्यूज़ में आपने देखा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। न्यूज़ में आपकी गोस्ट मैरिज होती है, वो बाद में हम कर लेंगे। अभी हम नंदीज भी पढ़ेंगे, नंदीज में भी क्या कॉन्सेप्ट आता है, दैट विल आल्सो एक्सप्लेन यू, ठीक है। सो धीरे धीरे करके चलेंगे, एवरीथिंग कैन नॉट बी वन। सर दोनों में वाइफ कौन होगी, सी अब जो बोलेगा उसको वाइफ बने वो वाइफ बन जाएगा, जिसको हस्बैंड बना वो हस्बैंड बन जाएगा, ठीक है ना राज जी। तो ठीक है, फॉर प्रतिष्ठा आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन इंग्लिश। अजांडे क्या है, अजांडे क्या होता है, एक ट्राइब का नाम है। जैसे मैं बोलूँ कि मुंडा ट्राइब, गोंड ट्राइब, अजांडे कम्युनिटी है, ट्राइब्स हैं सुदान की, उनका नाम अजांडे इज अ वर्ड, उस ट्राइब का नाम है, समझ लीजिए, राइट। अजांडे इज अ ट्राइब, राइट। हम जब ट्राइब का वर्ड बोलते हैं ना, उसको कम्युनिटी की तरह लेते हैं, जैसे गोंड ट्राइब बोल रहे हैं, गोंड कम्युनिटी भी बोलते हैं, इट इज बेसिकली अ ट्राइब टू बी मोर प्रिसाइज, राइट, सुदान, एब्सोल्युटली। तो आई ऑलरेडी रिटन अजांडे ऑफ सुदान। हम टेलिंग ना, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जरूरी है कि मैरिज करें मिश्रा जी, फिर तो चॉइस की बात है, आप सिंगल रहना चाहें, कोई सिंगल रहना चाहे जो बिल्कुल सिंगल रह सकते हैं, शादी करना चाहे शादी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन इंग्लिश वंस। मैरिज इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर मेन विद वन और मोर विमेन, यानी कि एक और मेन है, उनकी विमेन से शादी हो रही है। इज रिकग्नाइज बाय कस्टम्स एंड लॉ, दैट मींस जो यूनियन हो रहा है दैट इज रिकग्नाइज बाय कस्टम्स एंड लॉ, उसको परमिट कर रहा है, सोशली भी उसको परमिशन मिली है। एंड इन्वॉल्व सर्टन राइट्स एंड ड्यूटीज। फॉर एग्जाम्पल व्हेन दो पीपल आर मैरिंग, उनको सर्टन राइट्स एंड ड्यूटीज है कि आप शादी कर सकते हैं, यू कैन बी इन अ यूनियन लीगली आल्सो एंड सोशली आल्सो, एंड जो चिल्ड्रन वुड बी बोर्न आउट ऑफ दैट दे विल आल्सो हैव सर्टन राइट्स। कभी कभी होता है इलेजिटिमेसी, इलेजिटिमेट बंदा है कम्युनिटीज में यूज करते हैं, तो वो चीज़ नहीं, आपको इक्वल राइट मिलनी चाहिए, दैट इज व्हाट द एम्फसिस इज, राइट। सर शॉर्ट नोट कैसे लिखें, डोंट वरी उत्कर्ष, आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी टीम है वो हर चीज़ को नोट करके मेरे लेक्चर को सुन के एक नोट प्रिपेयर करेगी। दिस केस स्टडी विल बी इंक्लूडेड इन नोट्स और शुड बी नोटेड डाउन। सी व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ ना, हमारा पूरा टीम बैठ के उसको लिख के सारे वर्ड्स लिखेगी और आपके पास हर टाइम वीडियो का एक्सेस रहेगा, तो आप उसमें अगर इनकेस 1% मिस भी कुछ हो गया तो आपके वीडियो का दोबारा वीडियो स्क्रॉल कर सकते हैं, बट यू विल हैव एवरीथिंग इन द नोट्स, ठीक है। ओके, सो समझ आया वेस्टर्न मार्क, प्रतिष्ठा एंड अदर पीपल, आई एक्सप्लेन इन हिंदी इंग्लिश बोथ। ओके, नेक्स्ट अब आती हैं कैथरीन गाव। अब देखो अगेन इसका एग्जाम्पल भी बहुत मजेदार होने वाला है, बट हंसना नहीं है, कल्चरल रिलेटिविज्म याद रखना हम लोगों को, ठीक है। सो कैथरीन गाव अगेन एक बहुत अच्छी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इन्होंने ना नायर कम्युनिटी को स्टडी करा था। अब नायर कम्युनिटी आपको याद होगा केरला के बेसिस में, केरला का जो हमने एग्जांपल दिया था, उस कम्युनिटी को स्टडी करने वाली कैथरीन गाव थी। अब जो मैंने आपको बोला था, जो थिंकर या जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस कम्युनिटी को स्टडी करता है, व्हाट दे डू इज उसके हिसाब से दे गिव द डेफिनेशन, राइट। तो ओके एज जस्ट निधि, एज इट सेज मैरिज ऑफ वन मैन टू वन और मोर वुमेन, यस, सी व्हाट डज इट मीन इज, सपोजिंग इसमें एक मैन 2-3 वुमेन से भी कर सकता था, 2-3 मैन एक वुमेन से भी कर सकता है, तो पॉलीगैमी का कांसेप्ट आता है, जिसमें पॉलीगैमी के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री। आई विल एक्सप्लेन यू, सी आई टोल्ड यू ना, धीरे धीरे करके आपको रिवील होगा। अभी जैसे हम टाइप्स ऑफ मैरिजेस पढ़ेंगे, उसमें सारा कुछ है, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, उनके सब टाइप्स और ये सब। एक चीज़ याद रखिए, रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, नए नए थिंकर्स आ रहे हैं ना, आप धीरे धीरे जो चीज़ नहीं समझ आ रही पूछिए, बट हर चीज़ ना एक दिन में समझ नहीं आएगी। आप जिस दिन केजी या फर्स्ट में जब स्कूल में जाते हैं ना, आप पहला टॉपिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ते हैं, आप लिखते हैं वन कैसे लिखना है। तो अभी आप धीरे धीरे वो समझिए, हम जब पूरा सोशो कल्चरल आपका कंप्लीट होगा ना, तब आपको समझ आएगा ये तो थिंकर से मैं ये एक्सप्लेन कर सकता था, थ्योरी से ये समझ सकता था, इंटरकनेक्ट कर सकता था, तब होगा, ठीक है जी। ओके, आई एम अ बिगनर सर, प्लीज गो वेरी बेसिक। अविनाश अभी ना बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं हम, सिर्फ धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। ओके, कमेंट्स के साथ प्रियंका, सी आई एम वेट, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, लेट्स 5-6 मिनट्स के 10 मिनट्स के लिए कमेंट्स को मैं अभी रीड नहीं करता, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, कैथरीन गाव ने नायर कम्युनिटी को स्टडी करा और उन्होंने एक डेफिनेशन दी मैरिज की। देखिए क्या है, मैरिज इज अ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अ वुमेन or one or more persons, other person, which provides that the child born to the women under the circumstances not prohibited by the rules of the relationship. I'll again read it properly and explain it, don't worry. Relationship is accorded full birth status or birth rights
कॉमन टू नॉर्मल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और सोशल स्ट्रेटा। सुनिए अब ये ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसको ऐसी डेफिनेशन आपको पूरी याद भी नहीं होगी, तो इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, देन यू कैन एक्सप्लेन कि नायर कम्युनिटी ने क्या कहा था। मैंने एक चीज़ बोली थी, नायर कम्युनिटी में जो विमेन है वहाँ के हायर कास्ट लोग आ रहे थे, इनके साथ मेट कर रहे थे, बच्चे पैदा हो रहे थे, ठीक है। अब वो मेल जो थे वो तो चले गए, अब कम्युनिटी किसकी रह गई, जो नायर कम्युनिटी के विमेन थी और उनके जो बच्चे पैदा हुए, ठीक है। उनका फादर का कोई नाम है नहीं क्योंकि जो आए वो चले गए, राइट। अब देखिए तभी इनका एम्फेसिस क्या है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अ वुमेन। वुमेन का एम्फेसिस क्यों है कि नायर कम्युनिटी वुमेन सेंट्रिक थी, जिसके पास हायर कास्ट के जो आपके लोग थे आते थे मेट करने के लिए, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन अ वुमेन एंड वन और मोर पर्सन्स, ठीक है, जो लोग आए उनके साथ। क्योंकि अब जो हायर कास्ट के लोग हैं जो उनके पास मेट करने के लिए, कभी एक जना आया कोई भी दूसरा जना, तो तभी वन और मोर पर्सन लिखा है, पर्सन्स लिखा है, पर्सन नहीं लिखा है। विच प्रोवाइड्स दैट अ चाइल्ड बॉर्न टू द वुमेन, यानी कि उससे जो उनका बच्चा पैदा हुआ है, इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द रूल्स ऑफ द रिलेशनशिप, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है उस रिलेशनशिप की वजह से वो जो नायर कम्युनिटी है उनको पूरी बाकायदा इज्जत देगी, रूल्स के हिसाब से उनको एक लेजिटिमेट मानेगी, ठीक है, एंड फुल बर्थ स्टेटस, यानी कि पूरा लेजिटिमेट मानेगी, कॉमन टू नॉर्मल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और सोशल स्टेटस। दैट मीन्स जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको पूरा राइट्स एंड स्टेटस दिया जाएगा जैसे बाकी लोग उस कम्युनिटी में रहते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू कैथरीन गाओ व्हेन शी स्टडीड द नायर कम्युनिटी, ठीक है। अब याद रखिए एक नंदी का एग्जाम्पल है, इसको भी हम ले सकते हैं कि एग्जाम्पल की मतलब एक्सेप्शन क्यों है, जो मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो डेफिनेशन ना पूरी तरह से उस कॉन्सेप्ट को कवर नहीं करती है जो मैं एग्जाम्पल नंदी का दूंगा, इस वजह से एक्सेप्शन है या एग्जाम्पल हो गया, इसके एग्जाम्पल नहीं एक्सेप्शन हो गया कि ये वाला नंदी एग्जाम्पल जो है इसको वॉलेट करता है, तो इस वजह से एक्सेप्शन की कैटेगरी में। अब नंदीज में क्या होता है इसको बड़ा अच्छी तरह से आप सुनिए, ठीक है। समझ लीजिए ये एक कपल है, ये नंदी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ केन्या का, नंदी अगेन ट्राइब्स हो गई, कम्युनिटी भी कह सकते हैं ब्रॉड टर्म में। ये एक मेल है जिनकी शादी हुई है किसी फीमेल से, इनके समझ लीजिए 4 डॉटर्स हुई हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि अपनी कई होता है ना सोसाइटीज में कि दे नीड अ मैन या लड़का हो ताकि अपनी लीनियज कैरी कर सके, बट इनकी 4 डॉटर्स हुई हैं, तो ये सोसाइटी की स्टडी है। अब हुआ क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी डॉटर उनकी, लेट अस अज्यूम, उसको ना बेटे की तरह मान लेते हैं, ठीक है। लेट अस से एस, इसको मैं एस लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इनकी सबसे बड़ी डॉटर है, इसको उन्होंने बेटे का दर्जा दे दिया। अब इसको, इसकी शादी वो कर देते हैं एक और लड़की के साथ, ठीक है। अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, व्हाट वर नायर्स मेनली, प्लीज दे आर कम्युनिटी फ्रॉम दी केरला स्टेट, यू कैन टाइप इट ऑन द गूगल एंड यू गेट टू नो डिटेल्स में उनका कल्चर क्या था, राइट। सो इनकी जो ये नंदीज कम्युनिटी, इसमें इनकी बड़ी डॉटर की शादी एक और डॉटर के साथ कर दी, ठीक है। अब लेकिन दोनों फीमेल है तो बच्चा तो तभी भी पैदा नहीं हो सकता, ठीक है। तो व्हाट दे डू इज विद द परमिशन, जिसको इन्होंने बेटा माना है, इस लेडी की शादी जो है वो कर देते हैं किसी आदमी से, आउटसाइड मैन के साथ, ठीक है। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में इंटीमेसी एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स जो हुआ उससे बच्चा पैदा हुआ, समझ लीजिए, लेट अस अज्यूम एक बेटा हुआ या बेटी हुई, तो ये जो बेटा है कुछ हुआ ना वो इसकी लीनियज में आ जाता है कि इनके बच्चे हैं, और यहां से लीनियज कैरी फॉरवर्ड होती है। ओके, नाउ सी अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो जाएगा बट इसको समझिए, क्योंकि हम लोगों को मैरिज की आदत है जो हम देखते हैं आसपास, बट वो सिर्फ मैरिज नहीं होती है, ये रिलेशनशिप, बॉन्ड, इस मैरिज अलग अलग कैटेगरीज में आ जाता है, ठीक है। ये एक चीज़ और रखिए, जब मैरिज का एवोल्यूशन भी पढ़ते हैं ना, एक टाइम में प्रोमिस्क्यूटी, प्रोमिस्क्यूटी का मतलब होता है कि एनीबडी मेटिंग विद एनीबडी इज आल्सो अ कैटेगरी ऑफ मैरिज के अंदर का एवोल्यूशन में आ जाता है वो। तो प्लीज ब्रॉड टर्म्स में मैरिज को लीजिए। मेल और फीमेल है नंदी कम्युनिटी में, इनका कोई बेटा नहीं है, दे हैव 4 डॉटर्स। व्हाट हैपेंस इज दैट वो सबसे बड़ी डॉटर को अपने बेटे की तरह मानते हैं। व्हाट हैपेंस इज इसकी शादी वो कर देते हैं एक और विमेन के साथ। अब क्योंकि दोनों वी फीमेल है तो दे कैन नॉट प्रोड्यूस, तो व्हाट दे डू इज विद द परमिशन ऑफ जिसको बेटा माना है, इस लेडी की शादी कर देते हैं एक मैन के साथ, जो इनका बच्चा होता है वो इस जो सब जिसको हमने सन माना था एक तरीके से, उनका बच्चा या लीनियज मानी जाती है। तो एक तरीके से आप सोचिए कि अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज, यस एब्सोल्युटली। ये एक एग्जांपल है नंदी कम्युनिटी का, वहां पर इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सो अगेन कैथरीन गाओ है और एक एक्सेप्शन हम डाल सकते हैं, दिस इज अनदर डेफिनेशन। अब एक और डेफिनेशन आ रही है, आपको कैसे करना है इसको, विलियम स्टीफेंस है, ही इज अगेन अ वेरी फेमस थिंकर एंड एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इन्होंने कैसे डिफाइन करा है, देखिए, he defined marriage as a socially legitimate sexual union, socially legitimate sexual union की दो लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी सोचा होगा ना कि इमीडिएटली ब्रदर एंड सिस्टर हैं, उनके सेक्सुअल यूनियन को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, राइट, रियल सिस्टर ब्रदर है तो वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वजह से उन्होंने बोला कि वो रिलेशनशिप, नोबिता यू वांट टू आस्क समथिंग, जस्ट प्लीज वेट, व्हाट हैपेंस टू द मेल देन, सी दैट इज ही रिमेन्स लाइक दैट, ओके, यस, सी ही इज जस्ट फॉर द नेम से, वो जो लड़का था मैन से शादी हुई थी, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन पार्ट ओनली, दैट इज इट, उसके बाद उनका रोल खत्म हो जाता है। Okay, now comes a socially legitimate sexual union begun with public pronouncement undertaken with the idea of, students एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मैं सारे कमेंट्स के जवाब दूंगा ना तो हम आगे कर नहीं पाएंगे, एक क्वेश्चन है और आप ओपनली इसको डिक्लेयर आउट, रेसिप्रोकल इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन बिटवीन स्पाउसेस एंड देयर फ्यूचर चिल्ड्रन। सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। आरिफ थैंक यू, मेरी यही है, न्यू सब्जेक्ट है, थोड़ी देर लगेगी, आप फ्यूचर में शादी कैरी फॉरवर्ड रहेगी, ठीक है। आइडिया ऑफ परमानेंस एंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और रेसिप्रोकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन या ऑब्लिगेशन, यानी कि सिंपल वर्ड्स में देखिए, ही सेज दैट ये एक लेजिटिमेट सेक्सुअल यूनियन है, फर्स्ट वो पब्लिक प्रोनाउंसमेंट से स्टार्ट होता है, सेकंड
आइडिया ऑफ परमानेंस है कि परमानेंट रहेगा मैरिज जो हुई है। फोर्थ, ये एक मैरिज मोर और लेस मैरिज एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, और दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में इकोनॉमिक ऑपरेशन रहेगा, साथ साथ उन हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ भी इकोनॉमिक ऑपरेशन रहेगा। यानी कि 5 वर्ड्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको याद करके रखने चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। एक्सप्लेन अगेन इन इंग्लिश प्लीज प्रसिद्धा। ओके, इट इज अ सोशली लेजिटिमेट सेक्सुअल यूनियन, दैट मींस द जब दोनों when they're getting married, it is basically legitimate, यानी कि it is socially and culturally both acceptable. Public announcement, that means announced by in openly in the public because it is socially acceptable, and undertaken with the idea of permanence means कि it is going to be permanent, not a temporary thing, right? Assumed with one or more a more or less explicit marriage contract, because when you get into a marriage, it is like a contract, you're agreeing on basic terms of staying together. And reciprocal economic cooperation means that when they get married, they're going to cooperate economically with each other. English में भी हो गया, ठीक है। अब आ जाता है एक्सेप्शन। अब आपने एक चीज़ देखी, मैंने आपको थोड़ा सा नायर कम्युनिटी के बारे में बता दिया था, वो इसका एक्सेप्शन बन सकता है कैसे। ये बोलते हैं कि वो आइडिया ऑफ परमानेंस है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, एक दूसरे को इकोनॉमिकली मदद भी कर रहे हैं। बट मैंने नायर कम्युनिटी में आपको क्या बताया था, विजिटिंग हस्बैंड का कॉन्सेप्ट है, परमानेंस तो है नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक कॉपरेशन भी दोनों में नहीं है, यानी कि हम नायर कम्युनिटी को इस डेफिनेशन का एक वायलेट करें कि ये एग्जांपल है, ये डेफिनेशन लागू नहीं होती इन केसेस में। अगेन लिव इन रिलेशनशिप को भी अगर मैं मैरिज के दायरे में अगर देखूं ब्रॉड टर्म में, तो अगेन वो भी नहीं है, क्योंकि उसमें इट इज़ अ टेम्पररी स्ट्रक्चर। हो सकता है बाद में प्रॉपर शादी हो जाए, लीगली हो जाए, बट अभी जब तक रह रहे हैं तो नॉट नेसेसरी कि वो परमानेंट हो। दैट मींस लिव इन रिलेशनशिप एंड नायर को एक एग्जांपल दिया जाता है एज एन एक्सेप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे, नोट्स एंड क्वेरीज। नोट्स एंड क्वेरीज क्या है, ये एक्चुअली किताब है, ग्रेट ब्रिटेन में रॉयल इंस्टीट्यूट है, वो रिसर्च करता है एंथ्रोपोलॉजी और बाकी सारी फील्ड्स में, तो वो अपनी बुक पब्लिश करते हैं। उस बुक में उसमें बहुत सारे एडिशंस हैं। उनका जो एडिशन था 1951 में, उसमें मैरिज को भी डिफाइन करा, और बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स रिमेंबर इस डेफिनेशन को अच्छा मानते हैं, मतलब एक लेजिटिमेट डेफिनेशन मानते हैं, काफी यूज होती है। इट्स अ वेरी फेमस, दैट इज आई हैव पुट इट, राइट। व्हाट इट सेज इज मैरिज इज अ यूनियन, कीवर्ड, बिटवीन मैन एंड वुमेन, अनदर कीवर्ड, दैट द चिल्ड्रन born to the women are recognized as legitimate offsprings of both partners. It is a very simple definition, ठीक है, कि एक यूनियन है पहली बात, और यहाँ पे आपको चीज़ याद रखनी है, आपको मैन और वुमेन में याद रखिएगा डिस्कॉन क्या कह रहा है, क्योंकि कई जगह सिर्फ मैन है, कई जगह सिर्फ वुमेन है, कई जगह दोनों है, जस्ट बी पर्टिकुलर अबाउट दैट। ये यूनियन है बिटवीन मैन एंड वुमेन, सेकंड पार्ट। सेकंड इज कि जो चिल्ड्रन बॉर्न होंगे उनको लेजिटिमेसी दी जा रही है। 3 कीवर्ड्स, आपको 3 कीवर्ड याद रखेंगे नोट्स एंड क्वेरीज के वर्ड के साथ, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। बीच में बाकी जो ग्रामर ऐड करना कर लो। एग्जामिनर आपकी ये कीवर्ड लिखेगा, मैन एंड वुमेन लेजिटिमेट लिखा है और चिल्ड्रन का लिखा है, ठीक है भाई, इसने डेफिनेशन लिखी है। एग्जामिनर को भी सारी डेफिनेशन याद नहीं रहती है ना, तो इस वजह से। ओके, अब अगेन इसमें बोला है, एक चीज याद रखिए, अ मैन एंड अ वुमेन। मतलब ये एक आदमी की सिर्फ एक औरत से शादी हो रही है, ये कह रहा है नोट्स एंड क्वेरीज, यानी कि मोनोगैमी, यानी कि एक आदमी एक औरत से शादी करेगा। जैसे इंडिया में इन द हिंदू कल्चर ओनली मोनोगैमी इज अलाउड, यानी कि एक मैन एक वुमेन से ही कर सकता है, अगर दूसरे से आपको करनी है तो आपको डाइवोर्स होता है या किसी की डेथ होगी तब, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉलीगैमी को ये डेफिनेशन कंसिडर नहीं कर रहा है, राइट। अब इसका एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल कितने लोगों ने, उत्तराखंड एक स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट में ना एक ऊपर नॉर्थ वेस्टर्न साइड में एक ट्राइब है, जौनसार ट्राइब। उस जौनसार ट्राइब में हम लोग बहुत ऑफनली देखते हैं कि पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होती है। अगेन ये मोनोगैमी क्या है और ये पॉलीगैमी क्या है, सारे वर्ड्स आगे एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी आप एग्जांपल बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है, एक वुमेन बहुत सारे मेल से शादी करते हैं, जनरली ये ब्रदर्स होते हैं, क्योंकि कल्चर से रहा है, कई बार जो हार्श क्लाइमेट होता है वुमेन कम होती है, ब्रदर्स है, सबकी एक ही के साथ शादी करती है, तो दैट इज पॉलीएंड्री, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ ओरली बोल रहा हूँ पॉलीएंड्री, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन, क्योंकि अगर मैं इफ आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दैट इट विल गो, वो अलग पार्ट है हमारे मैरिज के अंदर ही। सो जॉनसार टाइप, यानी कि ये डेफिनेशन जो है इसको तो कंसिडर कर ही नहीं रही, यानी कि ये है ठीक डेफिनेशन बट यूनिवर्सली तो एप्लीकेबल नहीं है। अगेन होमोसेक्सुअलिटी भी मैंने आपको एग्जांपल दी, अजांडे के, इन सब के, वो भी लागू नहीं होगा। दैट मीन्स ये डेफिनेशन है और ये इसका एक्सेप्शन है। आपको और भी एक्सेप्शंस मिले तो यू कैन डेफिनेटली पुट दैट, ठीक है। ओके, लेट्स मूव आगे। ओके, मैलिनोव्स्की इज अ वेरी फेमस थिंकर, इसको फंक्शनलिस्ट थिंकर बोलते हैं। हम थ्योरी पढ़ेंगे फंक्शनलिज्म, तब हम पढ़ेंगे। तो ये क्या कहते हैं, मैलिनोव्स्की सेज मैरिज अ लीगल मैरिज, सी जो एक लीगल यानी कि जो लेजिटिमेट मैरिज है, इज वन विच गिव्स अ वुमेन अ सोशली रिकग्नाइज्ड हस्बैंड एंड हर चिल्ड्रन अ सोशली रिकग्नाइज्ड फादर। आपने एक चीज देखी, इसने ना सोशली वर्ड बोला है रादर देन कुछ इधर उधर की बातें करना। क्यों इसने, सी 2 चीजें, एक तो लीगल मैरिज हो गया और सोशल चीज हो गई, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको अच्छे से समझिए, डेफिनेशन में दोबारा आते हैं। लेट अस से इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं। इंडियन सोसाइटी में अभी गे मैरिजेज जो है ना, जो गेस के रिलेशनशिप है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बट उनकी मैरिजेज अभी ना रजिस्टर नहीं हो पाती हैं, राइट। यानी कि लीगली जो है ना वो प्रॉब्लम है, राइट, रजिस्टर नहीं हो सकती है। तो ये हो गया एक लीगल डायमेंशन। एक और डायमेंशन होता है सोशली, क्या वो जो मैरिज गेज एंड मैरिज लेस्बियंस की जो है उनका रिलेशनशिप है, क्या कम्युनिटी या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो होता है सोशल एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये लीगल और सोशल चीजें बहुत जरूरी है। दैट इज मैलिनोव्स्की ने बोला लीगल मैरिज, यानी कि वो मैरिज जो लीगली भी एक्सेप्टेबल है और वो मैरिज जो वुमेन को उसका सोशली एक्सेप्टेबल जो है हस्बैंड भी दे और उनके बच्चों को सोशली एक्सेप्टेड फादर भी दे। तो यानी कि ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है कि वो सोशल और लीगल एंगल दोनों कवर कर रहा है। ओके, यस यस आर, इफ यू राइट। अब अगेन 2 चीज, अगेन नायर का और पॉलीगैमी इज नॉट बीन कंसिडर्ड, तो इसका एक्सेप्शन हो सकता है ये, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन है, इसमें आई थिंक वो एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, एक्सेप्शन ये रहे। अब
सी मैं ना आपको ना डेफिनेशन बहुत सारी इस वजह से नहीं दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ आपको एक बता देता हूँ। अगर आपको थिंकर का नाम और उसका बेसिक आइडिया है ना, मैरिज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको थिंकर थोड़े से पता है, उनका डेफिनेशन पता है ना, तो आप बहुत अच्छी तरह से ना स्मार्टली खेल सकते हैं कि इस थिंकर ने कहा है, उस थिंकर ने कहा है, आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। आपको सारी याद डेफिनेटली शायद ना रहे, यू हैव टू रिमेंबर मोस्ट ऑफ देम। कुछ अगर भूल भी गए तो इस वजह से एटलीस्ट अगेन इट कम्स टू रिवीजन, यू रिवाइज मोर, यू विल रिमेंबर इट, शॉर्ट नोट्स बना के। रैडक्लिफ ब्राउन, again a very important thinker who studies theory also. Marriage is a social arrangement by which a child is given a legitimate position in society determined by parenthood in the social sense. यानी कि सिंपल वर्ड्स में इसका ना एक ही कीवर्ड है, लेजिटिमेट पोजीशन। अगर सोसाइटी में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं दो लोगों के, उनको अगर हम पोजीशन दे रहे हैं लेजिटिमेसी की, तो वो मैरिज ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप का। अब सी लेजिटिमेसी भी दो तरीके की हो जाती है कि ये लीगली तो लेजिटिमेट है नहीं, सोशली भी है नहीं, तो लिव इन रिलेशनशिप अगेन इसका एक एक्सेप्शन मान सकते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि दो लोग हैं जिनकी एक तरीके से बच्चा पैदा हो जाता है लिव इन रिलेशनशिप में, बट हस्बैंड गोज अवे, तो वो लीगल टर्म्स में तो एक तरीके से हम बोला कि वो पेरेंट्स हैं, बट सोशली उसको अगेन एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है। सो वी कैन टेक लिव इन रिलेशनशिप एज एन एक्सेप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट, अब ये क्लास डेफिनेशन है। अब आपको मैं ये जब डेफिनेशन ओवर होगी ना, मैं आपको बताऊंगा आपको आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना होता है डेफिनेशन यूनिवर्सलिटी का। अब आपको चीज़ करनी है, अपने सामने पेपर जब रखेंगे ना, तो जो नाम लिखे थे अलग अलग थिंकर्स के, उसको कैसे यूज़ करेंगे, आई टेल यू दैट आल्सो, ठीक है, डोंट वरी। एडमंड लीच ने क्या करा, एडमंड लीच ने ना एक चीज़ बोली कि हम लोगों ने ना इतनी सारी डेफिनेशन थिंकर्स की पढ़ ली हैं, अलग अलग मैरिज ने दी है, तो बेटर ये है कि हम मैरिज को रादर देन इधर उधर की बातें करने का ना, उसका फंक्शन क्या है उस डायमेंशन से देखते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जब भी मैरिज का कोई यूनिवर्सलिटी का डेफिनेशन कुछ आए ना, तो ये आपका लास्ट में ऐड होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोलते हैं एडमंड लीच? एडमंड लीच बोलते हैं कि मैरिज वो है जो स्टैब्लिश करता है लीगल फादर ऑफ अ वुमेन्स चिल्ड्रन एंड लीगल मदर ऑफ अ मैन। यानी कि जब दो लोग हैं जो एक रिलेशनशिप में मैरिज में आए हैं, उनको एक लीगल मदर मिल गया, एक लीगल फादर मिल गया, ठीक है, लीगल। गिव ईदर और बोथ स्पाउसेस अ मोनोपोली ओवर द सेक्सुअलिटी ऑफ अदर, यानी कि मोनोपोली का मतलब कि वो दो लोग ही एक दूसरे से सेक्सुअल रिलेशन में डेवलप होंगे, ना कि किसी और से, एक दूसरे की मोनोपोली आ गई, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन कब मिलेगा? जैसे ही ओवर होगा, साथ साथ थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा। नो पीएचडी रिक्वायर्ड, ओके ओके। देन सी जस्ट अ मिनट, ओके में होगा, तो उस सेंस में ये थर्ड पॉइंट बोला जाता है। गिव ईदर और बोथ स्पाउसेस राइट ओवर ईच अदर्स प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ की शादी हो रही है तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर भी दोनों की राइट्स होंगी। इस्टैब्लिश अ जॉइंट फंड और प्रॉपर्टी अ पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि जब दो लोग शादी कर रहे हैं तो वो एक तरीके से शायद एक दूसरे एक कोऑपरेटिवली बच्चे की वेलफेयर के लिए वर्क कर सकते हैं, ये अगेन एक रोल हो गया मैरिज का। देन इस्टैब्लिश अ सोशली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप ऑफ एफिनिटी बिटवीन स्पाउसेस एंड द रिलेटिव्स। सी इसका सिंपल वर्ड्स में ये है कि जब दो लोग शादी में आते हैं, बॉन्ड में आते हैं, तो वो एक बहुत प्यारा सा रिलेशनशिप डेवलप करते हैं एक दूसरे की फैमिलीज के साथ, यानी कि बॉन्ड डेवलप होता है, राइट। Pratishtha, yes, definitely. See, Pratishtha, see, if you're demanding English, I have to speak in English, but see, everything is written in English also here, and I'm going to explain it to you, don't worry, right? तो एडमंड लीच ने ये आपको कॉन्सेप्ट दिया है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिए, अभी तक हमने सारी की सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से वापस आता हूँ, जो जो चीज़ हमने देखा है, कैसे इसको स्ट्रक्चर करना है, अब उसको समझिए। क्वेश्चन, एम आई ऑडिबल? ठीक है, एक मिनट का पानी का ब्रेक भी लेता हूँ, साथ साथ मैं आपकी बातें भी कमेंट्स भी देख लेता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है जो जो मैं बोल रहा हूँ अभी तक जितना आया है? विल रिकैप इट अगेन, डोंट वरी, जस्ट गिव मी, टेल मी यस सर आ रहा है, या गिव मी अ थम्स अप। अब स्टूडेंट्स मैं ना वापस स्लाइड्स को ऊपर भी करूँगा, आपको दोबारा दिखाऊंगा भी, ठीक है। देखो, ओके, देखो हमने कौन से यहाँ पे स्लाइड्स आपको साइड में आ रही होंगी, यूनिवर्सलिटी अलग अलग थिंकर, ठीक है। अब देखिए, आपने अगर कॉपी में लिखा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी मैं एक ना ब्रीफ यहाँ से साथ साथ आपका लिखता हूँ। पहला थिंकर जो हमने है मडॉक के बारे में लिखा, राइट राइट, ओके। अगर हम डिटेल में नहीं जाते तो लेट अस टेक इट रैंडमली, ठीक है। मडॉक लिखा, कैथरीन गाव के बारे में लिखा, मैली नॉस्की के बारे में लिखा, लास्ट में हमने एडमंड लीच के बारे में लिखा, रैडक्लिफ ब्राउन के बारे में लिखा, ठीक है। उसके बाद नोट्स एंड क्वेरीज के बारे में लिखा। एक सिंपल है, अगर समझ लीजिए एक रैंडमली आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देते हैं, ओके। एनी कोई बचा? हाँ, विलियम स्टीफन, ओके राइट, स्टीफन के बेसिकली हमने ब्रॉडली ना आई कुड जस्ट सिंपली हैव, फिर भी कभी समझ नहीं आया ना, फिर दोबारा समझाएंगे, फिर नहीं आया फिर दोबारा समझाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, मैंने थिंकर्स का नाम लिखा मडॉक, कैथरीन गाओ, मैलिनॉस्की, रैडक्लिफ ब्राउन, नोट्स एंड क्वेरीज, विलियम स्टीफन। अपने नोट्स भी बनाएंगे ना, एक फर्रा होता है ना पेज छोटा सा, ऐसे जब डेफिनेशन याद, सी जब आप अभी पढ़ रहे हैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेंगे, सब मिलेंगे, आप पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपके मेन नोट्स हो गए। फिर आप कुछ नोट्स बनाएंगे अपने, ठीक है। उसके बाद वो आपके नोट्स हो गए जो आप रेफर करेंगे। उसके बाद याद रखना, उसको 5-6 बार रिवाइज कर लेंगे ना, फिर उसको और छोटा करिए। उस हाँ, वेस्टर्न मार्क, राइट राइट राइट, थैंक यू विलियम स्टीफन, या वेस्टर्न मार्क ऑल्सो, थैंक यू। वेस्टर्न मार्क एंड सेकंड में एडमंड लीच, राइट, गुड ना, थैंक यू आरिफ। तो उसके और छोटे बनाएंगे, तो लास्ट में ना ऐसे फर्रे से बना लीजिएगा, लास्ट में एग्जाम से पहले रिवाइज करने में आसानी होती है, ठीक है। अब हमने जो इतने लोगों के थिंकर्स के बारे में पढ़ा, क्यों पढ़ा और उसको कैसे एग्जाम में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखो,
जब आप सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे ना, हल्का सा कोशिश करिए थिंकर का नाम क्या है, बुक कोशिश करिए याद रहे, खासकर मर्डॉक की एंड नोट्स एंड क्वेरीज याद रखिए, वेस्टर्न मार्क की, इनकी खासकर आप कोशिश करिए बुक का नाम ईयर याद रखिए, क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल हो जाती हैं। अब एग्जाम में सवाल आता है, दे से कि राइट और नोट ऑन मैरिज और डिफाइन मैरिज, जैसे 10 मार्क्स में, तो आप तब क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी, उस जब भी ओपन एंडेड सवाल है ना, जो मैरिज में जो सिलेबस लिखा है, आप उसका धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, वो जब पूरा टॉपिक मैरिज जाएगा तब बताऊंगा। ये यूनिवर्सैलिटी को समझने के लिए ना ये सारी डेफिनेशंस आना बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाला है, अब आप देखिए, एक क्वेश्चन आ सकता है, इज द डॉट डॉट सारी सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ सीधे, इज द डेफिनेशन ऑफ मैरिज यूनिवर्सल, ये आ सकता है, आ भी रखा है 15 नंबर में, एक टॉपिक ये हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन या वो लिख देंगे कि इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यूनिवर्सल और नॉट, ये भी आ सकता है। तो ब्रॉडली आंसर लगभग सेम रहता है, हल्का सा जब हम यूनिट 2.2 इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे ना, तब फिर हम उसके साथ लिंक करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अभी सिर्फ डेफिनेशन ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर का 15 नंबर का कई बार। अब आपको इसको फ्रेम कैसे कैसे आंसर राइटिंग आपको साथ में करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। ओके, व्हाट शुड बी आवर व्यू ऑन एलजीबीटी मैरिजेस इन इंडियन सोसाइटी, इसका मैं आंसर क्या देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको आंसर राइटिंग बोर्ड में कराऊंगा। ये जो आपने एलजीबीटी का सवाल पूछा, ये सोशियोलॉजी ऑप्शन में 2019 या 2020 में पूछा गया है, उसी साल पूछा गया था। लिव इन रिलेशनशिप क्या वो मैरिज के पर्व्यू में आता है, वो एंथ्रो में, तो आई विल मेक इट अ पॉइंट दैट मैं ये दोनों क्वेश्चंस आपको बोर्ड में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, ठीक है। नशीन जी, इज इट फाइन? ओके, अब जब ये सवाल आया, आप इसको अप्रोच कैसे करेंगे, देखो क्यों जरूरी था इसको समझाना आपको। स्टार्टिंग में जब आया ना, तो पहली आपका पार्ट होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन कर दीजिए मैरिज कैसे, लेट अस से आपने वेस्टर्न मार्क की डेफिनेशन ले ली, या फॉर दैट मैटर किसी की भी ले लीजिए, ठीक है, वेस्टर्न मार्क की डेफिनेशन ले लीजिए या मर्डॉक की ले लीजिए, मोस्ट प्रॉब्ली वेस्टर्न मार्क इज बेटर। तो व्हाट हैपेंस इज आप डिफाइन कर दीजिए इसको, डिफाइन करने के बाद ये इंट्रोडक्शन हो गया कि मैरिज क्या है। अब आ जाइए बॉडी में, ठीक है। बॉडी में क्या करना है, एक फ्लो की तरह आपको बताना है, ठीक है। आप अलग अलग थिंकर्स को इस्तेमाल करेंगे। अब तभी मैंने एक्सेप्शन बोला था आपको, क्यों समझ लीजिए, आप नेक्स्ट में बोलेंगे वेस्टर्न मार्क ने ये डिफाइन करा है, ये है मैरिज है, ये एग्जाम को पता लगा, चलो इसको किताब का नाम भी पता है, बंदे का नाम भी पता है। अब आप थिंकर्स इस्तेमाल करें, समझ लीजिए कैथरीन गाओ, कैथरीन, अकॉर्डिंग टू कैथरीन गाओ, शी हैज डिफाइंड इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ वुमन, वन और मोर वुमेन, जिसको जिनके जो बच्चे पैदा उनको लेजिटिमेसी मिलती है, ये सब ये चीज़ देखिए। बट दिस डज नॉट फुलफिल ऑल डेफिनेशंस ऑफ मैरिज और कंडीशंस ऑफ मैरिज, एग्जाम्पल सॉरी एक्सेप्शन, फिर आप एक्सेप्शन लिख दीजिए, ये हो जाएगा पहले ऐसे। सिमिलरली आप अगेन आएंगे सेकंड, उसके बाद मैलिनोस्की का, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे, आप लिखेंगे मैलिनोस्की ने मैरिज को ऐसे डिफाइन करा, मैलिनोस्की इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू दिस, बट इट आल्सो हैज सर्टेन फ्लॉज, एक्सेप्शन, आप एक्सेप्शन लिख दीजिए। सी अप्रूवल और लेजिटिमेसी होती है ना, सी लेजिटिमेसी को ना हम लोग बहुत गलत ले लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है, लेजिटिमेसी ना दो तरीके की होती है। लेजिट वो सोशल लेजिटिमेसी भी हो सकती है और लीगल लेजिटिमेसी भी हो सकती है। लीगल लेजिटिमेसी का मतलब होता है लॉज उसको अलाउ करते नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे एक मैन एक एनिमल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता है, वो इलीगल है, ठीक है। तो उस तरीके से सोशल लेजिटिमेसी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करता नहीं करता, क्वेश्चन पूछा है। अब सिमिलरली आप बाकी थिंकर्स को लेके यहाँ आएंगे, ठीक है। अब चीज़ क्या आती है, हम उसके बाद लिखेंगे कि सी एवरी थिंकर हैज प्रेजेंटेड हिज और ओन व्यू एंड डिफाइंस मैरिजेस इन डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग थिंकर अलग अलग फॉर्म में, एडविन वेस्टर्न मार्क, यस सी एम सैयद जी, दैट इज फाइन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। वेस्टर्न मार्क यहाँ 7 नंबर में लिखा हुआ है। आप ऐसी सारे थिंक एडमंड लीच को छोड़ के आप ये सारे थिंकर्स कैसे बताएंगे और उनके एक्सेप्शंस नीचे लिखेंगे कि ये डेफिनेशन तो है बट ये एक्सेप्शन साथ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम यूनिवर्सलिटी बता रहे हैं कि क्या वो यूनिवर्सली डेफिनेशन एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। तो हमने डेफिनेशंस लिखी सारी की सारी। अब फिर हम एक नया पैराग्राफ लिखेंगे, उस पैराग्राफ में हम ये लिखेंगे, इसी वेरियस थिंकर्स हैव डिफाइंड देम अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस एंड सिचुएशंस, एंड विद दैट वी गेट टू नो दैट कॉन्सेप्ट और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है ना, वो हर जगह है। रिमेंबर दैट, इंस्टीट्यूशन मतलब एक मैरिज का फॉर्म, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हर जगह है, बट हमारे पास कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज नहीं है। रिमेंबर दैट, हम लिखेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है ना, वो अलग अलग फॉर्म, जैसे हमने देखा लिव इन रिलेशनशिप से लेके गे मैरिज, जांडे वजांडे सब देखा। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो ऑल सोसाइटीज में प्रेजेंट है, ऑल सोसाइटीज में, बट हमारे पास कोई, वी डू नॉट हैव अ यूनिवर्सल डेफिनेशन, यूनिवर्सल डेफिनेशन, ठीक है। ये आपका सेकेंड लास्ट पैराग्राफ होगा। अब जब आप ये लिख लेंगे तो लास्ट पैराग्राफ में आपको मैंने बोला था एडमंड लीच का बड़ा काम की डेफिनेशन है, तो आप क्या लिखेंगे, सीइंग दिस व्यू एडमंड लीच गेव द फंक्शनल यूज ऑफ, यानी कि उसकी मैरिज की यूज क्या है, किस फॉर्म में है। सो इन ऑर्डर टू समराइज, एडमंड लीच गेव अ व्यू ऑन फंक्शनलिज्म व्हिच कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिपिक्शन ऑफ मैरिज। यहां पे लास्ट में हम लिखेंगे कि एडमंड लीच ने रादर देन गोइंग इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डेफिनेशन ऑफ मैरिज, उसने एक फंक्शनल यूज दे दी है। और हम वो पॉइंट्स लिखेंगे जो 5-6 हमने पॉइंट्स पढ़े थे कि क्या क्या है। देखिए हम लिखें कि ये उसने यूज बता दिया, रादर देन कि ये इसकी शादी उससे होती नहीं, ये सारी चीज़ों की जगह उसने बोला यूज है कि हमको यहाँ से बॉन्ड डेवलप करना है या चिल्ड्रन के लिए साथ करना है लास्ट में। तो ये होगा आपका यूनिवर्सलिटी का आंसर ऑल्सो, स्ट्रक्चर ऑल्सो। अब देखिए, अगर मैं यूनिवर्सलिटी पढ़ाता हूँ, डेफिनेशन हमारा समझ नहीं आता ना, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू आपको डेफिनेशंस याद करनी, इसलिए नॉट ओनली कि आप हर आंसर में उसको कोट करेंगे मैरिज के, बट ऑल्सो यूनिवर्सलिटी का जब आप आंसर लिखेंगे देन ऑल्सो यू विल बी कोटिंग
स्टूडेंट सी आप रॉबिन फॉक्स ये सब जो हैं ये सारे थिंकर्स हैं। अब मैं बताऊँ देयर आर क्लोज टू 1000 ऑफ थिंकर जिन्होंने डिस्क्राइब करा है अलग अलग फॉर्म्स को मैरिज में। हम लोगों को अगर अगर सिर्फ मैरिज की डेफिनेशन करें तो एक साल तक खत्म नहीं होंगी। वी हैव टू कंसिडर दोज पीपल जो इंपॉर्टेंट है और जो एग्जामिनर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। इफ यू हैव यू कैन डेफिनेटली ऐड रॉबिन फॉक्स आल्सो, गुड इनफ, ही इज आल्सो वेरी गुड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, राइट। ओके, तो ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज एंड यूनिवर्सैलिटी का। अभी हम आगे चलते हैं, हमारा एक टॉपिक मैरिज का हुआ है, डोंट वरी, आप कल भी रिवाइज करेंगे, कल भी मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा और उसको आगे प्रोसीड करूंगा। ओके, विच डेफिनेशन इज मोर सूटेबल फॉर इंडियन कल्चर। साहिल, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको हर कल्चर के हिसाब से पढ़ना। इंडिया में डेफिनेशन क्या, देखिए इंडिया में जो पर्सनल लॉज हैं उसमें डेफिनेशन अलग अलग है। हिंदू कोड बिल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट में अलग है, इस्लाम में भी डेफिनेशन थोड़ा सा अलग आ जाता है, अलग अलग रिलीजन में। तो हम लोगों को एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी डेफिनेशन का कोई, अभी मैं बोल रहा हूँ, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं ले सकते मैरिज का। उसमें सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमें फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैरिज को लेना चाहिए। बट रहा क्वेश्चन इंडियन कल्चर का, जब आपका पूरा मैरिज का टॉपिक होगा ना, देन इसको भी आंसर मैं करवाऊंगा, उसका भी तरीका है करने का, बट एवरीथिंग कैन नॉट बी डन इन फर्स्ट लेक्चर, राइट। मेंशनिंग फंक्शन इन द क्वेश्चन ऑन यूनिवर्सल इज ओके, यस आई टेल यू व्हाई। देखिए मैंने यहाँ बताया था कि ये सारे के सारे जो है ना डेफिनेशंस लागू नहीं हुए, बता भी दिया यहाँ पे कि यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। बट हमने इन ऑर्डर टू सम अप ऑल दीज, एडमंड लीच ने डेफिनेशन दिया कि मैरिज का फंक्शन क्या है। इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड मैरिज फ्रॉम द फंक्शनल वैल्यू रादर देन फ्रॉम द सिंपली थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज व्हाई इट इज फाइन। ट्राई टू राइट आंसर सर, IAS मुस्कान, मुस्कान जी ठीक है भाई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो कम ऑन, थोड़ी देर के 5 मिनट्स के लिए कमेंट्स आप प्लीज मत लिखिए, हम थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? ओके ओके, कल्पना जी पूछ रही है सर प्लीज रिपीट द यूनिवर्सैलिटी कॉन्सेप्ट। ओके, आई एम आंसरिंग यू। यूनिवर्सैलिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर जो कॉन्सेप्ट जो मैरिज है, क्या जो डेफिनेशन दी गई है, या इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हो गया या डेफिनेशन ऑफ मैरिज हो गया, क्या ये दुनिया में हर जगह वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आफ्टर सीइंग ऑल द डेफिनेशन वी सॉ कि हर थिंकर ने अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अपनी डेफिनेशन दे दी है मैरिज की। कुछ कहीं एप्लीकेबल होंगी, कुछ कहीं नहीं होंगी, क्योंकि हमने एक्सेप्शन भी देखे हैं। बट एक चीज़ हमने देखा, जो इंस्टीट्यूशन है, जो मैरिज का एक इंस्टीट्यूशन है, वो हर जगह लागू है, चाहे वो ट्राइब्स हो, चाहे वो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन हो, चाहे कहीं भी हो। बट डेफिनेशन ऑफ मैरिज की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। तो दोनों चीज़ का डिफरेंस समझिए, यूनिवर्सल डेफिनेशन मैरिज की नहीं है, पर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यूनिवर्सल है, ठीक है। यानी कि मैरिज हर जगह है अलग अलग फॉर्म में, बट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। कल्पना जी, सर यूनिवर्सली टॉपिक रिपीट कर दीजिए, यूनिवर्सैलिटी। कल्पना जी अभी तो रिपीट करा है, ठीक है। सो विल कम बैक टू इट अगेन, कल हम दोबारा रिकैप करेंगे। सचिन जी प्लीज़ प्रोवाइड योर मेल ID। सचिन जी आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि कल मेरी ओरिएंटेशन के बाद में ना सब लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम स्पैम करा है, और मुझे इंस्टाग्राम में ये पूछा जा रहा है कि सर बैच की टाइमिंग क्या होगी। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ओके। तो स्टार्ट करें। तो बाहर, ये याद रखना, एंडो से अंदर वर्ड आता है, अंदर इनसाइड, एक्सो बाहर, ये याद रखना। एंडोगैमी का मतलब ये होता है, it is a rule of the rule of endogamy requires an individual to marry within a specified or defined group which he or she is a member. Again repeating, rule of endogamy or endogamy means that and it is required that an individual to marry within a specified or defined group of which he or she is a member. देखो इससे पहले भी ना एक्चुअली मैं एंडोगैमी और एक्सोगैमी ना वर्ड इस्तेमाल करूं, एक चीज नोट कर लीजिए, ये जो मैं बोर्ड में लिखने वाला हूं, एक बंदा है मैकलेनन, इन्होंने किताब लिखी है प्रिमिटिव मैरिज। इन महाशय ने ये दो वर्ड कॉइन करे थे या यूज करे थे, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। कभी एग्जाम में एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी का क्वेश्चन है ना, इंट्रोडक्शन में अगर आपने इस बंदे का नाम लिख दिया और एक किताब का नाम लिख दिया ना, इमीडिएटली एग्जामिनर को लगेगा इस बंदे को ना बहुत डिटेल पता है, चाहे आपने किताब को भी पढ़ी भी नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा याद रखिए, द मोमेंट एनी क्वेश्चन ऑन एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी कम्स, यू हैव टू यूज द वर्ड इन द इंट्रोडक्शन। मैकलेनन इन हिज बुक प्रिमिटिव मैरिज हैज कॉइन्ड और डिफाइंड द वर्ड एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। डन, नेक्स्ट आगे से शुरू हुआ, यानी कि एंडोगैमी एक्सोगैमी कोई भी आता है आप ये वर्ड इस्तेमाल इंट्रोडक्शन में करेंगे। अब आ जाते हैं एंडोगैमी में। ये कहता है, एंडो का मतलब एक कॉन्सेप्ट मैंने वर्ड लिखा है ना, हम एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायग्राम के साथ, समझ लीजिए। ये एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री को समझ लीजिए, ये लेटर से कास्ट बाउंड्री है, कास्ट है, सिंपल हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि ये कुछ लोग हैं, ये कास्ट के हैं, ठीक है। अब वो बोलते हैं जो लोग इस कास्ट के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल लेटर से ब्राह्मण कास्ट हो गई, कोई भी कास्ट हो गई, वो बोलते हैं कि इट इज रिक्वायर्ड टू मैरी विद इन द ग्रुप ऑफ ही और शी इज अ मेंबर। लेटर से कभी होता है ना, हम सोचते हैं कि एक पर्सन इज बिलोंग टू लेटर से ब्राह्मण कास्ट, वो बोलेंगे कि हमें इसी कास्ट के अंदर ही शादी करनी है, यानी कि विद इन अ पर्टिकुलर कास्ट। तो व्हाट डज इट मीन? अब वो कास्ट हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं, ठीक है। वो हम आगे फॉर्म्स पढ़ेंगे, आई टेल यू। तो बेसिक चीज़ कभी अगर डायग्राम बनाना हो ना, सिंपली एक डेफिनेशन लिखिए और कुछ ऐसा सर्कल बना लीजिए, इसको लिख दीजिए आप, ये एक लेटर से सोशल बाउंड्री है, ठीक है। सोशल बाउंड्री होगी, सोशल बाउंड्री कास्ट भी हो सकती है, क्लास भी हो सकती है, और एरोज इनवर्ड पॉइंट करा दीजिए, यानी कि ये शो कर रहा है एक तरीके से कि जो लोग उस तरीके उस पर्टिकुलर ग्रुप को, ग्रुप एक्चुअली कास्ट भी ग्रुप ही हो गया ना, क्लास भी ग्रुप हो गया, वो लोग उसी के अंदर ही शादी करेंगे या दे हैव रिलेशन उसी उसके अंदर, बाहर नहीं।
तो अब याद रखना, एंडो से अंदर, अंदर से एरोज अंदर जाएंगे, उसी के अंदर ही शादी करेंगे या उनका जो मैरिजेस होंगी उसी के अंदर होंगी, राइट। 3 चीजें याद होगी इस चीज से। पहला मैक्लेनन प्रिमिटिव मैरिज, उसने वर्ड कॉइन करा एंडोगैमी एक्सोगैमी। सेकंड, दूसरी चीज होगी एंडोगैमी क्या है, व्हेन अ पर्सन, इट इज रूल ऑफ एंडोगैमी सेज कि जो बंदा एक पर्टिकुलर ग्रुप, सोशल बाउंड्री या ग्रुप को बिलोंग करता है उसी के अंदर ही मैरी करेगा। थर्ड कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालेंगे आप अपने आंसर में एंड यू विल राइट इट दिस डायग्राम, उसको एरोस करके आगे दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी कि एंडोगैमी के फॉर्म्स क्या है। सर योर राइटिंग इज नॉट गेटिंग, प्लीज राइट मोर क्लियरली। ओके I'll improve on that. I'm always open to improvements. I'll make sure that I'll write और क्लियरली ताकि आपको समझ आए, ठीक है, ठीक है। I'll take care of that. ओके, अब है फॉर्म्स। मैंने उसने लिखा था ना, आपने लिख लिया कि मैक्लेनन मेंशन करना है, डेफिनेशन मेंशन करनी है, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आएगा फॉर्म्स। एंडोगैमी के फॉर्म्स कैसे। अगेन फॉर्म्स बहुत सारे हो सकते हैं, हम आप लिस्ट बना सकते हैं बहुत सारी, बट हमें क्योंकि आंसर लिखना होता है तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। तो ये मेजर फॉर्म्स मैंने ले लिए। फॉर्म्स इज कास्ट सिस्टम इन इंडिया। कि हमने हाइपरगैमी एंड हाइपोगैमी के बारे में मेंशन करा था, हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बट अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। लेट अस से कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, एक सिंपल जो कि हम सोशल उसमें पढ़ते हैं। तो कास्ट सिस्टम ना कई रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है मैरिज के लिए। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि अगर गर्ल फॉर एग्जांपल ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग करती है तो वो नीचे की कम्युनिटी से शादी नहीं कर सकती, वो कास्ट का वायलेशन हो जाएगा, राइट। लड़का अगर बिलोंग करता है ब्राह्मण कम्युनिटी में तो वो फिर भी कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन उसमें भी होंगे बट फिर भी कर सकता है। दैट इज वाई कॉन्सेप्ट होता है हाइपरगैमी। हाइपरगैमी को इंडियन टर्म्स में अनुलोमा कहते हैं। दैट मीन्स कि व्हाट्स द गर्ल फैमिली चाहती है, गर्ल फैमिली चाहती है कि जो लड़के से जिससे शादी हो रही हो ना वो कास्ट में या क्लास में उनसे ऊपर हो। होता है ना, अगर लड़की का पैकेज 10 लाख है तो बोलेंगे तो लड़की का थोड़ा सा ज़्यादा हो, क्लास आ गया। अब लड़की बिलोंग करे समझ लीजिए वैश्य कम्युनिटी में, वैश्यास कम्युनिटी में, या समझ लीजिए क्षत्रिय कम्युनिटी में, तो वो चाहेंगे कि एटलीस्ट चलो क्षत्रियास हैं तो नहीं तो चलो ब्राह्मण में आ जाए, एक कास्ट सिस्टम के बेसिस में आ जाता है। तो दैट मीन्स कि कास्ट सिस्टम जो है ना वो एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है कि किस दायरे के अंदर आपकी मैरिज हो सकती है और किस में नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल ब्राह्मण ने बोला कि इससे नीचे लड़की की हम शादी नहीं करेंगे, यानी कि उनका दायरा जो है, जो सर्कल था अंदर की तरफ, वो ब्राह्मण की तरफ भी रिस्ट्रिक्ट हो गया सिर्फ, राइट। तो एक तरीके से ओके मेरी डॉक्टर वाली राइटिंग है, ठीक है जी, हम पीएचडी भी करेंगे फिर। ओके सो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो ब्राह्मण्स के लिए क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक सोशल बाउंड्री हो गई, वो इसके बाहर, यानी कोई लड़की जो ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग कर रही है वो इसके बाहर शादी नहीं कर पा रही है, कास्ट सिस्टम रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उनको, राइट। सो दैट मीन्स कास्ट सिस्टम जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ एंडोगैमी है क्योंकि वो कुछ रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है मैरिज के लिए, ठीक है। ये रहा ये। अब आता है सबकास्ट। कास्ट के अंदर भी सबकास्ट होती है। अब ये एग्जाम्पल जो है मैंने केस स्टडी में पढ़ा था, प्लस मेरे एक फ्रेंड भी हैं, उन्होंने भी बताया था। जैसे मेरे एक फ्रेंड है वो ठाकुर कास्ट को बिलोंग करते हैं, त्यागी कास्ट को बिलोंग करते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे पेरेंट्स ने या हमारी सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शन है कि जो हम त्यागी फैमिली है तो कास्ट में हम त्यागीज में ही शादी करेंगे, और ठाकुर कास्ट है तो हम उसमें ही शादी करेंगे। यानी कास्ट के अंदर जो सब कास्ट होती है उनमें भी एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन हो रखी है या एक दायरा बना दिया गया है। लेट अस से एक एग्जाम्पल, कोई विलेज है जहाँ पे लेट अस से राज्य, अब देखिएगा राइटिंग ठीक आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, ठीक है। अब तो डॉक्टर वाली नहीं है राइटिंग, ये समझ लीजिए ये त्यागी कास्ट हैं जिनका जो एक सोशल बाउंड्री है, ठीक है। वो बोलेंगे कि हम ना इन्हीं कास्ट के अंदर ही, सब कास्ट है इसके अंदर ही शादी करेंगे, यानी कि ये भी एक फॉर्म ऑफ एंडोगैमी हो गया। सिमिलरली गोस्वामी ठाकुर का बहुत सारी कास्ट हैं जिनके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट फॉर्म, समझ लीजिए एथनिक। अब देखिए कई केस स्टडीज वो हैं जो हम किताबों में पढ़ेंगे, ठीक है सर, अब मस्त है ना, तो मुझे अब ठीक लग रहा है, ठीक है ओके। तो अब जब नागाज और खासीज, मैं ना एक पर्सनल एग्जाम्पल दूँ, मेरी फ्रेंड भी हैं जो खासी हैं, तो मैं आपको एक देखो, जब हम इंडिया के बारे में करते हैं ना, लेटर से खासी कहाँ है, देखिए इंडिया रहा, यहाँ से ऊपर गए, ये रहा, यूँ रहा, यूँ रहा, और फिर यहाँ पे मेघालय आ गया, गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय में आ जाता है ये बीच में जो होता है वो खासीज है इंडिया में, ठीक है, मेघालय में। अब जैसे आप लेजिटिमेसी में थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी ये कर लेते हैं, ठीक है, मैं रिकैप कर लूँगा, दोबारा पूछ लीजिएगा। खासीज में एक चीज़ होता है उन लोगों की ना, दैट इज द मेट्रार्कल सिस्टम, अगर बाद में आऊँगा कि पेट्रार्की की जगह मेट्रार्कल सिस्टम होता है, उसमें ये हो जाता है, उन्हें बहुत स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि आपकी जो शादी होगी वो खासीज के अंदर ही होगी, वरना जो आपकी राइट्स हैं काफ़ी हद तक वो लूज हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी एंड ऑल, ठीक है। तो ये मेरी फ्रेंड उन्होंने मुझे बताया, अगर मैं इफ आई मैरी अ नॉन खासी ना तो प्रॉब्लिक फॉर्म ऑफ सोशल बॉयकॉट में फेस करूंगी। दिस इज अ पर्सनल एग्जांपल दैट माई सेल्फ हर्ड। तो सिमिलरली नागाज में भी होता है, वो चाहते हैं कि उनकी नागाज में एथनिसिटी है उसी में ही शादी हो, ठीक है। यानी कि एथनिकली भी नागाज एंड खासीज एक एग्जाम्पल है, राइट। उनको बताया कि उसी दायरे के अंदर ही आपकी शादी हो, तो एक रिस्ट्रिक्शन। अब आप बोलेंगे कि नहीं सर मैं तो खासी नागा से किसी और से भी शादी हो रखी है, तो सी इंडिया में कानून भी है, वो भी आपको राइट देता है शादी करने की, यहीं पर एक डिफरेंस है। लीगली आपको परमिशन है शादी करने की, बट ये सोशल लेजिटिमेसी की बात है, सोशल बॉयकॉट्स हो जाते हैं अगर आप ये ना करें। आपने देखा होगा ना कई बार न्यूज़ में आता है कि एक कास्ट का बंदा दूसरे के साथ चला गया, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के साथ चला गया, लीगली वो अलाउड है, राइट, बट सोशल बॉयकॉट है, सोशल इंप्लीकेशंस की प्रॉब्लम हो जाती है। ये उनके एग्जांपल्स भी हैं एक तरीके से। ये है डिफरेंस बिटवीन सोशल लेजिटिमेसी एंड निग्रोइड्स हो गया अफ्रीका, लगता है हम उसी अपनी में ही करें, तो एक रेस की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम पड़ेगा बहुत सारी। ये रहा फॉर्म्स। अब आ जाते हैं एक फॉर्म की इनके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगेन रिकैप कर रहा हूँ, जब भी एंडोगैमी आएगा मैक्लेनन लिखेंगे, उसके बाद डिफाइन करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट सर्कल सा बनाएंगे और एंडोगैमी एक्सोगैमी जो वो बताएंगे, उसके बाद फॉर्म्स बताएंगे, उसके बाद एडवांटेज बताएंगे, उसके बाद डिसएडवांटेज बताएंगे, ठीक है ओके।
तो एडवांटेजेस क्या है कि एंडोगैमी करी क्यों जाती है? एक रीज़न है मेंटेनिंग न्यूमेरिकल फोर्स। आप कभी ट्राइबल इलाकों में जाएंगे ना, क्योंकि आज से लेटर से 500 साल पीछे चले जाते हैं, ठीक है? तो उस टाइम में हर ट्राइब्स का ना अपना अपना इलाका होता था, ठीक है? लेटर से नागाज ऑल्सो हो गए या मुंडा कम्युनिटी हो गई। सी ट्राइब्स की एक बड़ी ब्यूटीफुली होंगे तो क्या होगा, ठीक है? क्लियोपैट्रा ने अपने कजन से ब्रदर से ही शादी करी थी। तो रीज़न क्या होता है ना, जो हायर जो एक किंग्स और वगैरह लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में ना कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा रॉयल ब्लड, एक कॉन्सेप्ट है रॉयल ब्लड, हमारी लीनिएज, या हम किसी और से शादी कर लेंगे तो हमारी लीनिएज को इम्पैक्ट हो सकता है। सो व्हाट दे डू इज, वो विद इन जो उनकी जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्हीं के बीच में ही शादी करते रहते हैं। सेंस ऑफ यूनिटी, लिम शादी ना अपने कल्चर वाले में हो ना, उसी में ही करना, ठीक है? कोशिश करना। इस तरीके की बातें होती हैं, मदर्स बोलती हैं, क्यों बोलती हैं? बोलती हैं कि चलो उनका कल्चर सेम है ना, तो हमारा कल्चर मैच करेगा ना, तो कल्चर ठीक वही चलना चाहिए। बहुत बार सुना होगा ये बातें। तो एक तरीके से वो क्या कहते हो, एक इनडायरेक्टली आपको ये कहना चाह रहे हैं, बच्चे हमारा जो कल्चर है ना वो सेम रहेगा, साथ में चलता रहेगा, अगर उन्हीं सेम कल्चर से शादी हो जाए, एंडोगैमी हो जाए। तो उनकी मदर का भी था, जो एडवांटेज वो बताना चाह रही हूँ है कि बिहेवियरल जो कल्चरल एस्पेक्ट है ना उनका प्रोटेक्ट हुए करेगा, राइट? तो ये एक एडवांटेज है एंडोगैमी का। जो शादी दूसरे से करना चाहते हैं उनके लिए डिसएडवांटेज हो गया, बट मदर के एस्पेक्ट से बात करें ऑन अ लाइटर नोट कि कल्चर का प्रोटेक्शन के बारे में। तो दीज आर द व्यूज जो एडवांटेज है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डिसएडवांटेज में। ओके, डिसएडवांटेज क्या कहती है? रिस्ट्रेंट इन द मेट सिलेक्शन। अब कितनी बार होता है कि समझ लीजिए आपका पर्टिकुलर, समझ लीजिए आप किसी को विलेज के अंदर ही शादी करनी है, कुछ एक दायरा है, समझ लीजिए कास्ट का है, समझ लीजिए आप कास्ट में समझ लीजिए लड़की एक है और लड़के 7-8 हैं, या अब क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मुझे उसी के अंदर शादी करनी है, तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मेट सिलेक्शन हो गया ना, कि यही बचा है। अब क्या होगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया था, डिस्क्लेमर में मैंने वर्ड दिया था कल्चरल रिलेटिविज्म से जज नहीं करना, व्यू में रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, एथनोसेंट्रिक व्यू डेवलप हो जाएगा आपका। तो दिस इज वन ऑफ द यस एब्सोल्युटली शिवा, थिंकिंग हाई ऑफ द वन कल्चर। सी, ये आपने सही कहा है, अगर मैं अपनी कल्चर के बारे में बड़ा सोचूंगा तभी तो दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ना। अपना व्यू पॉइंट रखा, अपना पैरामीटर्स रखे कि मेरा कल्चर अच्छा है, मेरा बेस्ट है, और फिर वो मेरे लिए एक यार्ड स्टिक है, ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक है, फिर मैं दूसरे को जज कर रहा हूँ। डेफिनेटली थिंकिंग हायर ऑफ योर ओन कल्चर, डेफिनेटली प्राइड सिस्टम उसके अंदर, तभी तो आप कूलर कम्युनिटी, यू कैन से दैट। हेल्थ, अब हेल्थ का कॉन्सेप्ट आपने चीज़ देखी होगी कि बहुत बार बोला जाता है कि ना क्लोज रिलेटिव्स के बीच में या इमीडिएट ब्रदर सिस्टर्स के बीच में अगर मैरिज हो कुछ हो तो हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ डिसएडवांटेज सॉरी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे। सीधे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन, अगर जितनी डाइवर्सिफाइड लोग दो मेट करेंगे ना उतना ही फ्रूटफुल ऑफस्प्रिंग्स निकलते हैं। अगर सेम होंगे ना जेनेटिक प्रोफाइल, तो क्या होता है, कोई कोई रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं वो सामने आ जाते हैं और डिजीजेज आ जाती हैं। ये अगेन एक पूरा डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल। बट मेजरली ये चीज़ है, जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसको डिटेल में केस स्टडी पढ़ेंगे। क्लोज लोगों के बीच में मेटिंग करने की वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो इस वजह से बोलते हैं कि उस वजह से उनकी पॉपुलेशन भी डिंडल हो सकती है, डिजीजेज भी इंक्रीज हो सकती हैं, ये होता है। इन ब्रीडिंग देखूंगा तो फिर ये तो, बट वो भी डिपेंडिंग आउटसाइड वन सोशल ग्रुप। अब कॉन्सेप्ट में सेम चीज़ करेंगे, एक समझ लीजिए दिस इज द सोशल बाउंड्री, ये जो आपकी बाउंड्री, आप लोगों ने देखा होगा कि इन द हिंदू रिलीजन जो होता है उसमें गोत्र सिस्टम में सेम गोत्र में शादी नहीं करी जाती है, क्योंकि उनको करा था कि सेम गोत्र के लोग एक तरीके से कजन्स हो गए या ब्रदर सिस्टर का उनका बॉन्ड होता है, तो उनमें शादी नहीं होगी। एक तरीके से आप इसको ना, कई लोग सोचते हैं, आप सोचिए कि हमने जेनेटिक्स क्या ने बोला था, टेल लेटर ऑन जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, नाउ देयर इज अ साइंटिफिक रीजन आल्सो बिहाइंड इट, राइट? सो गोत्र सिस्टम का मतलब होता है कि वो एक गोत्र में शादी नहीं करेंगे, सो यानी कि एक्सोगैमी की दूसरे में करेंगे, बाहर जा रहे हैं। नेक्स्ट इज डाइटी। देखिए मैंने, आई वाज रीडिंग अ बुक, मुझे उसमें मैंने एक पढ़ा था कि एक डाइटी है जो साउथ में ना विट्टू पिरामल करके है, इन आई थिंक इट इज़ इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में भी है। जो लोग इस डाइटी को मानते हैं ना, वो लोग एक दूसरे से शादी नहीं करते, वो भी अपने आप को एक तरीके से कजन की तरह मान रहे होते हैं, सेम कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे होते हैं, ठीक है? आपने किसी ने अब डाइटी का कॉन्सेप्ट समझिए, आपने कांतारा मूवी देखी होगी ना, अगर तो उसमें डाइटी, लोकल डाइटीज का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि लोकल स्पिरिट हो गई या लोकल जिसको बोलते हैं कि डाइटी आता है। अब कांतारा मूवी देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो जो लोग ऐसे किसी डाइटी को मानते हैं, वो एक दूसरे को ब्रदर के रिलेशन में मानते हैं, एक दूसरे से शादी नहीं करते, यानी कि एक्सोगैमी एक दूसरे से बाकी से करेंगे, उनसे नहीं करेंगे, तो एक्सोगैमी हो गई। क्लैन, अब देखिए कई सारे क्लैन है जो अपने क्लैन के अंदर शादी नहीं करते। फॉर एग्जांपल मूरिया गोंड है, इसमें क्या होता है कि दे आर नॉट मैरिंग विद इन देयर ओन क्लैन बट आउटसाइड, विद इन सेम क्लैन के अंदर नहीं कर रहे होते। अगेन परवारा, ये मैंने आई केम अक्रॉस दिस वर्ड एंड आई एडेड इट। परवारा का मतलब होता है कोई लोग ना करते क्या है कि वो किसी पर्टिकुलर सेंट को मानते हैं, इट इज कोई कम्युनिटी क्या होना चाहिए ताकि आप आंसर लिख सकें। एडवांटेजेस, देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसके बाद एक टॉपिक है इंसेस्ट टैबू, ठीक है? वो जो आप उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे ना वो यहाँ फिट हो जाएगी, मैं आपको बता दूंगा कैसे, बट अभी सिंपली आप इसको समझ लीजिए। चाइल्डहुड फेमिलियरिटी बाय वेस्टर्न मार्क, ये ना इंसेस्ट टैबू की भी थ्योरी है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट मैं हल्का सा बताता हूँ आपको। वेस्टर्न मार्क ये कहता है कि जो दो लोग बचपन से एक दूसरे के साथ ग्रो होते हैं ना, उनको एक दूसरे के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन, ब्रदर सिस्टर याद करो साथ रहते हैं, हमेशा से ग्रो हैं, एक ही घर में हुए हैं, उनको एक दूसरे के लिए ना सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता है। और सेक्सुअल अट्रैक्शन न होने की वजह से एक रीजन हो जाता है कि वो बाहर, ये एडवांटेज एक रीजन ही है, रीजंस, कुछ एडवांटेज होंगे इसमें, कुछ रीजन होंगे। इसकी एक रीजन है कि उनके सेक्सुअल अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए नहीं होता है, तो इस वजह से ये होता है कि वो बाहर शादी करते हैं। ये एक थ्योरी, वेस्टर्न मार्क का एक व्यू है। नेक्स्ट इज अलायंस क्रिएशन। देखिए एक कोई थिंकर भी है, या मैं अगेन थ्योरी बताऊंगा, उनका नाम है लेवी क्रॉस। ये एक स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर है, ये बाद में डिटेल में हम पढ़ेंगे इनकी थ्योरी। अब बाहर शादी करने से क्या एडवांटेज होती है कि आपकी दूसरे कम्युनिटी से अलायंस बन रही है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, लेट अस से ये एक कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल है, इनकी डॉटर है, यहाँ एक सेट ऑफ पीपल है, ठीक है? इनकी शादी होती है इनके साथ, तो क्या हुआ, प्रॉपर दो लोग फैमिलीज हो गई या कम्युनिटी हो गई, एक दूसरे की अलायंस बन गई।
आपने कभी देखा होगा, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसमें कई बार आता है कि राजाओं ने एक दूसरे राजाओं की फैमिली के साथ शादी कर ली, क्यों? अलायंस क्रिएशन के लिए, राइट? यानी कि एक्सोगैमी हुई ना एक तरीके से, यहाँ से बाहर वहाँ डॉटर गई है तो अलायंस बन गई, सो दैट मीन्स अलायंस क्रिएशन अगेंस्ट स्टेबिलिटी एंड पीस। सी को शांत आईएएस क्वालिफाई है, ठीक है, वो पढ़ लिख गई, इसको ना, क्योंकि डिसएडवांटेज इतनी स्पेसिफिक नहीं है, इसको समझिए जो मैं समझा रहा हूँ। तो मेरी एक लौती डॉटर है, वो पढ़ लिख गई है, पेरेंट्स डिपेंडेंट है उन पे, उनकी शादी हो गई इस डॉटर की, प्रॉब्ली वो बहुत दूर है, पहले वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी मॉनिटरली, राइट? अब क्योंकि शादी हो चुकी है तो किसी अपनी फैमिली में ऑक्यूपाइड है, तो प्रॉब्ली वो उस फैमिली से मूव आउट हो चुकी है, तो उनकी फैमिली को तो इशू हो रहा है ना डिसएडवांटेज की। अब वो एक्सोगैमी दूर कहीं चली गई है, किसी और कंट्री चली गई, या उसकी एक्सोगैमी इंडिया से बाहर चली गई, या किसी और कल्चर में चली गई, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो मॉनिटरी सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो मूविंग आउट एक तरीके से उसको हम लिखा जा सकता है डिसएडवांटेज की तरह फॉर द फैमिली। कल्चरल कॉन्ट्रास्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंसिंकी फिनलैंड ने एक स्टडी करी है। इस स्टडी में क्या है आप समझिए। वो क्या रहा है कि बहुत अच्छी बात है, एक कल्चर का दूसरे कल्चर से शादी हो रही है, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हेलसिंकी ने एक वेस्टर्न सोसाइटीज़ की शादी करी कि उसके अंदर बहुत डाइवर्सिटी है। तो हुआ क्या, जब एक कल्चर से दूसरे कल्चर में वहाँ पर स्टडी करी गई, तो कई लोगों ने देखा कि कई कई लड़के, कई कई लड़कियाँ, जब वो एक अलग कल्चर्स में साथ आए ना, तो वो एक दूसरे के साथ अडाप्ट नहीं कर पा रहे थे, और वो वन ऑफ द रीजन भी बना डाइवोर्सेस का। तो एक्सोगैमी ये नहीं है कि 100% है ये चीज़, उनकी स्टडी कहती है सेक्शुअल इंटरकोर्स बिटवीन इंडिविजुअल्स रिलेटेड टू अ सर्टन डिग्री ऑफ किनशिप। सेलिगमैन एक थिंकर है जिन्होंने ये बोला है। अब इसके नीचे मैंने एक लाइन लिखी है जो इस पूरी डेफिनेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको बताती है, दैट इज इंटीमेसी विद अ ब्लड रिलेटिव। और जब हम भी इंसेस्ट के बारे में बात करते हैं ना, बहुत पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात करते हैं, लेट अस से मदर का अपने बेटे के साथ इंटीमेसी होना बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, वो नहीं अलाउड हो सकता एक तरीके से। रियल ब्रदर रियल सिस्टर का, फादर का अपनी डॉटर के साथ हो गया, तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो जहाँ पे बिल्कुल भी इंटीमेसी, अगर वो उनके बीच में अगर कुछ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, तो वो इंसेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा कि इंटीमेसी बिटवीन ब्लड रिलेटिव जो इमीडिएट हो गया, जो कि बहुत कम्युनिटीज में एकदम इशू हो जाता है क्रिएट, ठीक है। तो अब आते हैं कि इंसेस्ट टैबू क्या है। टैबू होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है, बहुत ही गलत मानी जाती है, ठीक है ना, एक तरीके से प्रोहिबिट बोल देते हैं ना, प्रोहिबिट हो गया, या बिल्कुल चीज़ के ऊपर बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन एक तरीके से लगाना कुछ रिलेशन में। अगेन आई एम सेइंग मदर का अपने बेटे के साथ, अगेन डॉटर का अपने फादर के साथ, रियल ब्रदर रियल सिस्टर का, ये उस कैटेगरी में आता है। अगर उनके बीच में अगर हो इन लोगों के बीच में, तो वो इंसेस्ट है। और वो टैबू का मतलब ये होता है कि इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल और प्रोहिबिटेड, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेस्ट टैबू, टैबू की तरह मान लें, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो यही मैंने बोला, सिर्फ यही आएगा, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ इंसेस्ट टैबू, या इंसेस्ट इज फॉरबिडन, राइट। तो टैबू है ना कि बिल्कुल मना है, कैसे हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ये रीजन। तो अब ना इसकी इंसेस्ट की थ्योरीज हैं, कुछ थ्योरी बोलती है कि कुछ थ्योरी बताती है इंसेस्ट क्यों है, और कुछ इनडायरेक्टली उसके एडवांटेज भी बता रही होती है कि क्यों इस टैबू होने की वजह से क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो कुछ कुछ थ्योरीज हम इनको देखेंगे स्टूडेंट्स। अगेन ये व्यूज ऑफ थिंकर्स हैं, आपको एक्सप्लेन। अब आते हैं कि इंसेस्ट टैबू, सी जब 1983 का क्वेश्चन आपने डाला, बिल्कुल ये है या नहीं है, ठीक है। बिफोर द थ्योरीज यू कैन नॉट सॉल्व इट। तभी जो क्वेश्चन आया आपने देखा होगा 19 एवोल्यूश, अगेन राइटिंग ठीक कर दें, एवोल्यूशनरी थिंकर है। जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे ना, व्हेन वी स्टडी द थ्योरीज ऑफ यूनिट 6 ना, उसमें पहला ये एडवर्ड टायलर, सी एच मॉर्गन ही आते हैं। तो बस आपके फिलहाल कन्वीनियंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि सी एच मॉर्गन एक एवोल्यूशनरी थिंकर है। ये जनाब ये कहते हैं कि जब इंसेस्ट टैबू इस वजह से है कि अगर दो ब्लड रिलेटिव्स या इमीडिएट लोगों के बीच में इन ब्रीडिंग होगी ना, तो उनकी बायोलॉजिकल डिजेनरेशन होगा। ये एक्चुअली एक साइंटिफिक तरीके का व्यू भी है। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको हेल्थ इशू बताया था ना, दो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में आएगा, तो इन ब्रीडिंग की वजह से, इन ब्रीडिंग मतलब विद इन द कम्युनिटी रिलेटिव्स के बीच में होगा, तो उनकी हेल्थ इशूज आ सकते हैं, ठीक है। और एक तरीके से करते करते वो हेल्थ इशूज आएंगे तो उनकी पॉपुलेशन ड्विंडल हो जाएगी। अब उससे ये होगा कि इसको अवॉइड करने के लिए या इसको मना करने के लिए इंसेस्ट की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ठीक है, समझिए। इनकी पॉपुलेशन क्यों ड्विंडल हो रही है, वन ऑफ द मेजर रीजन इज इनकी इनब्रीडिंग है विद इन द क्लोज रिलेटिव्स। तो होता क्या, चांसेस ऑफ हैविंग कुछ हेल्थ इशूज एंड बीमारियां बढ़ जाते हैं, तो उस वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो जा रही है। तो ये एग्जाम्पल है। अब ये तो एग्जाम्पल है लेटेस्ट टाइप। अब मैं देता हूँ आपको एग्जाम्पल ऑस्ट्रालोपिथेकस का। अब जब अफ्रीका देखेंगे ना, अफ्रीका का मैप ऐसे करके जो भी है, यहाँ पे अफ्रीका आज से 4 मिलियन 4 या 1 मिलियन, MYA का मतलब होता है मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर की इस वजह से धीरे धीरे करके इनका एक्सटेंशन हो गया। ये कहाँ से मैंने केस स्टडी ली है, ये मैंने लिया है एम्बर एंड एम्बर से, यानी ओरिएंटेशन में बताया था मैंने आपको, केस स्टडी ली जा सकती है उसमें से। तो आपको डिटेल में देखो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लास में बता रहा हूँ। अब एग्जाम एक चीज़ याद रखिए, अपने आंसर्स को बेचना सीखिए, आपको सेल करना एग्जामिनर को। अब ये लिखेंगे डायग्राम, बोले अरे बच्चे ने तो एम्बर भी पढ़ी है, चाहे पढ़ी हो भी ना, अपने आंसर्स को सेल करना सीखिए बस, ठीक है। सिकल सेल डोमिनेंट की वजह से होता है, रिसेस की वजह से होता है, उसका क्या है वो सारी चीज़ें पूछेंगे, इस वजह से थैंक यू आपने लिखा है, पर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट। आई थिंक इससे आप एटलीस्ट एक पैराग्राफ लिख सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, फैमिली डिसरप्शन थ्योरी, ये देते हैं मैलिनोस्की, फंक्शनलिस्ट थिंकर है, ठीक है। इन्होंने, जब हम थ्योरी इनकी पढ़ेंगे, इन्होंने थ्योरी ऑफ नीड दी है कि कोई भी चीज़ दुनिया में जो होती है वो एक नीड है, नीड की वजह से होती है। इन्होंने फैमिली डिसरप्शन थ्योरी दी। इसका पता क्या मतलब था, उन्होंने बोला अगर, जैसे उन्होंने बोला अगर एक लड़का
अगर फॉर एग्जाम्पल अपनी मदर के साथ सेक्सुअल रिलेशन में आता है या फादर अपनी डॉटर के साथ आता है तो पूरी की पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। इस डिस्ट्रप्शन को रोकने के लिए कुछ नॉर्म्स बना दिए गए हैं, वो इंसेस्ट टैबू के फॉर्म में जाने जाते हैं। बट आई थिंक ये तो सिंपल ही है। रूम में आप ब्रदर एंड सिस्टर रह रहे होंगे, जैसे आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हो, थोड़ा सा अडल्ट की तरफ जा रहे होते हो, तो पेरेंट्स जनरली क्या करते हैं, रूम सेपरेट कर देते हैं ना। देखो एक स्टूडेंट एक चीज़ याद रखना, ये सिगमंड फ्रॉइड ना, सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत ही जीनियस भी रहे हैं, बट उन्होंने ऐसी थ्योरीज बहुत कंट्रोवर्शियल भी रही हैं। तो इनका जो व्यू है ना, आपको लिखना है, बट इसको डोंट टेक इट इन वैसे टर्म्स में। इन्होंने जो कहा है उसको समझिए। सिगमंड फ्रॉइड साहब ये कहते हैं कि एक एज आती है बंदे की या बंदी की, जब एक लड़का अपनी मदर की तरफ पॉसिबिलिटी है कि वो सेक्सुअली अट्रैक्ट हो। ये फ्रॉइड ने कहा, समझो उसको। एक एज आती है सेक्सुअली अट्रैक्ट हो और एक तरीके से अपने फादर का कॉम्पिटिटर बन जाता है सेक्सुअली टुवर्ड्स हिज मदर। सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं जो शायद बहुत कंट्रोवर्शियल लगेंगी, बट इसका व्यू है, उसको समझिए। अगेन रिपीटिंग, सिगमंड फ्रॉइड ये कहते हैं कि एक बेटा जो है वो एक टाइम के बाद हो सकता है अपनी मदर की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, और वो अपनी फादर जो ऑलरेडी अपनी मदर के साथ सेक्सुअल रिलेशन में होते हैं, ऑब्वियसली तभी बच्चे पैदा हुए हैं, वो अपने फादर का एक तरीके से कॉम्पिटिटर बन गया। सिमिलर गोस फॉर डॉटर ऑल्सो। एक तरीके से शायद डॉटर सेक्सुअली अट्रैक्ट हो सकते हैं अपनी फादर की तरफ और वो कॉम्पिटिटर बन गई अपनी मदर की। तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इंसेस्ट टैबू का एक फॉर्म, एक तरीके से इंसेस्ट टैबू क्रिएट करा गया ताकि ये चीज़ें ना हो। ये कहते हैं सिगमंड फ्रॉइड। हेलो, एम आई ऑडिबल? ताकि वो विद इन उस क्लोज रिलेटिव एक सेक्सुअल रिलेशन में ना आए, बल्कि बाहर किसी के साथ उनका रिलेशन बने, ताकि दो लोग कम्युनिटीज के बीच में अलायंस फॉर्म हो सके। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, एक ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप है। अब ग्रुप को जब मैं बोलता हूँ ना, ग्रुप या सोशल बाउंड्री, तो वो कोई भी हो सकता है। वो बाउंड्री फैमिली भी हो सकती है, विलेज भी हो सकती है, इसलिए टेक इट इन दैट वे। यहाँ है जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, यूर जेनेटिकली प्रोग्राम फ्रॉम योर ब्रेन कि आप अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इस वजह से एक्चुअली इंसेस्ट टैबू या इंसेस्ट के जो रूल्स हैं ये क्रिएट हो गए। सर प्लीज, डेफिनेशन ऑफ मैरिज, फिर हमने पढ़ा एंडोगैमी, फिर हमने पढ़ा एक्सोगैमी, गैमी एक्सोगैमी। तो ठीक तो है, एक जगह ले लो, एक ही साथ ले सकते हैं। डेफिनेशंस, यूनिवर्सलिटी, मैंने ट्राई करा है कि देखो आई एम टेलिंग यू वहाँ पे कि किसी भी वो रीजन बीइंग पेशेंट, अलग अलग चीज़ें 83 का इंसिस्ट का वो भी रिजॉल्व करेंगे। पहले आप एक बार, मेरी रिक्वेस्ट है, आप दोबारा से थ्योरीज को पढ़िए, कोशिश करूँगा सिंप्लीफाई करने का, बट अच्छे या नहीं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, क्या मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, बट ये आपको लगे कि लेनी ही लेनी है तो देन आप बाय कर सकते हैं। ओके, देखिए मैं 2-3 चीज़ें आपको दे देता हूँ। ओके,